हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू इंडिया अनलॉक चैनल ऑफ बोधगंगा एकेडमी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट नंबर 34 ऑफ आवर प्रोजेक्ट एनडीडी नेशनल डिजिटल डिस्ट्रिक्ट एनसाइक्लोपीडिया। और ये डिस्ट्रिक्ट एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसका मेरे ख्याल से हर एक इंडियन ने नाम जरूर सुना होगा। एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट जो कि किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इंडिया को अच्छे से जानना चाहते हो तो दिस डिस्ट्रिक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट, जिसके बारे में हर एक इंडियन को, हर एक उस इंसान को पता है जो कि इंडिया से प्यार करता है। एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट जिसकी सिक्योरिटी के लिए हमारी जो सेना है वो दिन रात एक कर देती है। मैं बात कर रहा हूं कारगिल डिस्ट्रिक्ट की। कारगिल एक ऐसा नाम है जो कि हमारी बहादुरी से लेके हर एक चीज जिसपे इंडिया स्टैंड करता है अपने डिफेंस के लिए, अपनी शक्ति के लिए, उससे रिलेटेड है। तो आज हम लोग ऐसी डिस्ट्रिक्ट कारगिल डिस्ट्रिक्ट नंबर 34 उसके बारे में जानेंगे। तो अगर आप स्टूडेंट और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी इंटरव्यू की तैयारी हो या कोई भी एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो ये डिस्ट्रिक्ट ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो किसके बारे में आपको पता होना चाहिए इफ यू आर गोइंग टू वर्क इन इंडिया, फॉर इंडिया, विथ इंडिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो इस डिस्ट्रिक्ट में काफी चीजें ऐसी है जो आपको पता होंगी, जिसमें से एक आपको बहुत जरूरी चीज जो पता होगी वो है कारगिल वॉर। लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट को हम लोग ऑर्डर वाइज पढ़ेंगे। 14 पॉइंट में इस डिस्ट्रिक्ट को मैंने डिवाइड किया है, जो कि मैं हर एक लेक्चर को करता हूं। ठीक है, तो आप देख सकते हो, देखते एक बार वो 14 पॉइंट क्या क्या है जिसे हम कवर करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका ओवरव्यू। ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट के ओवरव्यू के बारे में जानेंगे, इस डिस्ट्रिक्ट को क्या क्या चीजें खास बनाती है वो जानेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट हिस्ट्री, कारगिल डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री की बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे ज्योग्राफी की, जिसमें जैसे हम लोग, मैं हर लेक्चर में बात करता हूं, लोकेशन, फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, वाटर बॉडीज, हिल्स, नोटेबल डैम, सॉइल, मेजर क्रॉप, मिनरल वेल्थ, क्या क्या चीजें इस डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी को फेमस बनाती है उसकी बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट प्रोटेक्टेड एरियाज, जीआई टैग्स, ओडीओपी, इकोनॉमी। जब ये सारी चीजें खत्म करेंगे देन वी विल मूव टू कल्चरल सेक्शन, जिसमें हम लोग फेमस फेस्टिवल, फोक डांसेस, आर्ट एंड क्राफ्ट जो कि इस डिस्ट्रिक्ट की पहचान है उसको जानेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड विलेजेस ऑफ कारगिल डिस्ट्रिक्ट। देखो, कारगिल का नाम आपने सुना होगा लेकिन वो कारगिल टाउन शायद आपने सुना होगा। आज हम लोग कारगिल डिस्ट्रिक्ट में और जो इंपॉर्टेंट टाउन्स और विलेजेस है उनके बारे में जानेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट हाईलाइट्स, ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी की बात करेंगे। उसके बाद स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो कि किसी भी मेन आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देन चैलेंजेस फेस बाय डिस्ट्रिक्ट, रिसेंट इनिशिएटिव, और एक क्विक रिवीजन के साथ लेक्चर को खत्म करेंगे। तो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे जो आप नोट्स देख रहे हो स्क्रीन पे वो मेरे खुद के बनाए हैं आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च एंड हार्ड वर्क। तो जिससे कि आपको एक जगह पूरी स्ट्रक्चर नॉलेज मिल सके। कोई भी जो इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानना चाहता है, अगर ये लेक्चर पूरा देख ले तो मैं आपको गारंटी देता हूं कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप मिस करोगे और इस डिस्ट्रिक्ट की हर एक नॉलेज आपके पास होगी। तो इस लेक्चर को पूरा देखिए, नोट्स को ध्यान से देखिए, और अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हैं, इनकी पीडीएफ चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए एंड आई विल गिव यू द डिटेल्स हाउ टू ऑब्टेन पीडीएफ। तो चलो स्टार्ट करते हैं कारगिल डिस्ट्रिक्ट। तो देखो, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ये हमारा भारत का ताज जम्मू एंड कश्मीर। मैंने लास्ट लेक्चर में जम्मू एंड कश्मीर की अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस किया था। अब एक टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख पूरा एक ही स्टेट के अंदर पार्ट हुआ करता था। एक स्टेट हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों पार्ट थे। लेकिन रिसेंटली 2019 में जब आपका ये नई रीऑर्गेनाइजेशन हुई, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो अब ये लद्दाख का पोर्शन अलग है इंडिया जम्मू एंड कश्मीर से। एंड लद्दाख की 2 डिस्ट्रिक्ट में से एक है कारगिल, जिसे मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो देखो ये है, तो इसलिए लद्दाख यूनियन टेरिटरी में कारगिल डिस्ट्रिक्ट लाई करती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, देखो ये है हमारा कारगिल का मैप। अगर मैं इस मैप की बात करूं तो आप देख सकते हो ये कारगिल में 2 पार्ट है मेन। एक है हमारा ये कारगिल और एक है मेरा ये लेह डिस्ट्रिक्ट। और अब देखो ये चारों तरफ, अब जो मैं आपको बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट, कारगिल क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमारी जो है ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है और ये हमारी पूरी कारगिल डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें आप देखो ये पूरी डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें ये हमारा कारगिल एक टाउन है, ये अलग अलग टाउन है। तो ये हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसका एक जो रीजन है वो गिलगिट बल्तिस्तान, जो कि पाकिस्तान एंड बलूचिस्तान का एरिया है,
उस पर टच करता है, दैट इज व्हाई इट इज वेरी प्रोमिनेंट फॉर अटैक। पाकिस्तान कोशिश करता है इस चीज को कंट्रोल करने की, जिससे कि वो इंडिया का रूट कट ऑफ कर सके टू कश्मीर वैली, एंड ऑल्सो आने जाने के लिए जो पूरा का पूरा रूट है वो कंट्रोल कर सके। दैट इज व्हाई कारगिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक साइड कारगिल और यहां से आप जाओगे लेह है, लेह का ये वाला पार्ट जो है पूरा चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, तिब्बत के साथ लगा हुआ है, इसलिए चाहे आप चाइना पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हर एक से डिस्ट्रिक्ट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसी चीज को देखो, समझते हैं ध्यान से। तो जैसा मैंने बताया, पहले ओवरव्यू डिस्कस करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, कारगिल डिस्ट्रिक्ट लद्दाख यूनियन टेरिटरी का पार्ट है। लद्दाख में खाली दो डिस्ट्रिक्ट है, लेह और कारगिल। तो आज हम लोग लेह को डिस्कस कर रहे हैं। दो डिस्ट्रिक्ट जो है ये आपकी जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है लद्दाख का, उसके बाद ये दो डिस्ट्रिक्ट क्रिएट की गई है रिसेंटली एज ऑफ 2026। मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पॉइंट है। इसको 5 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट, लद्दाख को 5 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट में और डिवाइड कर दिया गया है। मतलब टोटल डिस्ट्रिक्ट अब धीरे धीरे 7 हो जाएंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया, उसके रूल्स बन गए, लेकिन अभी ऑन पेपर ये डिस्ट्रिक्ट क्रिएट नहीं हुए, क्योंकि उसके लिए ऑनगोइंग वर्क चल रहा है। इसीलिए मैं जो ये डिस्कस करने जा रहा हूं, हो सकता है विद टाइम ये डिस्ट्रिक्ट फर्दर डिवाइड हो गई हो, लेकिन मैं आपको बता दूं ये 5 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जिनके नाम है, लेकिन अभी जो क्रिएट नहीं किए वो है जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांतान। जिसमें जांस्कर और द्रास जो है वो आपकी कारगिल डिस्ट्रिक्ट से क्रिएट किए जाएंगे। आप देख रहे हो इस मैप में, ये हमारा जांस्कर रीजन है और ये द्रास रीजन है। यानी कि इन दो डिस्ट्रिक्ट को, इन दो पार्ट को, जो अभी कारगिल का पार्ट है, सब डिवीजन है, उनको एक रिसेंटली नई डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दे दिया जाएगा इन ऑनगोइंग टाइम। बट खैर, अगर ये डिस्ट्रिक्ट नहीं भी बन जाती हैं, तो भी जो डेटा है, जो स्टैटिक जीके आप पढ़ने जा रहे हो, वो सेम रहेगी। खाली कुछ डायमेंशन एरिया से लेके पॉपुलेशन से लेके चेंज होगा, विच इज नॉट वेरी बिग थिंग, जो कि हम लोग अलग से डिस्कस कर सकते हैं। तो चलो अब आगे बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में कारगिल टाउन जो है वो उसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, इट इज होम टू सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये नहीं कहा सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। बच्चे कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं। सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस मतलब जहां पे लोग रह रहे हैं, उस हिसाब से ये माना जाता है कि जो द्रास है, ठीक है, द्रास टाउन है कारगिल में, जिसको अभी रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया गया है, ये जो द्रास टाउन है, इट इज द सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस पूरे वर्ल्ड में। रशिया में एक सिटी के बाद सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस जो है उसको द्रास स्टेट माना जाता है। नॉर्मली यहाँ पे टेम्परेचर -20 -25 तक चला जाता है, बट एक टाइम ऐसा था जब यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो -60 डिग्री सेल्सियस भी रिकॉर्ड किया गया। मैं आगे डिस्कस करूंगा डिटेल में, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा तीसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जो है इट इज गवर्न्ड बाय एन ऑटोनोमस काउंसिल विच इज कॉल्ड लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल, जो कि एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, जिसे 1995 में एस्टेब्लिश किया गया था। पहले ये नाम था लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, लेकिन क्योंकि दो डिस्ट्रिक्ट बन गई तो लेह और कारगिल के अलग अलग स्टेट्यूटरी बॉडी बन गई। इसको हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्यों होती है, कैसे होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस डिस्ट्रिक्ट को ग्लोबल अटेंशन मिली थी आफ्टर 1999 कारगिल वॉर, जिसमें एक जो एरिया थे इसके द्रास, बाटा लेक और मुशोक सेंटर, यहां पे ये वॉर लड़ी गई थी, जिसमें इंडिया फाइनली विजय हुई थी, और जिसके लिए हम लोग विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके हॉर्टिकल्चर की, तो यहाँ के एप्रिकॉट, जैसे लोकल लैंग्वेज में चुली कहा जाता है, इट इज द ओडीओपी ऑफ कारगिल डिस्ट्रिक्ट, और इसकी एक वैरायटी को यहाँ पे जीआई टैग भी मिला हुआ है, जिसको हम आगे देखेंगे। 2024 में जैसे मैंने बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 नई डिस्ट्रिक्ट अनाउंस की है, द्रास्कर और जांस्कर, जो कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट से बननी है, जिसके ऊपर काम चल रहा है। हो सकता है टिल 2027-28 ये नई डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्रिएट हो जाए। अब बात करते हैं जीआई टैग की। तो यहाँ पे जीआई टैग प्रोडक्ट, लद्दाख के जो जीआई टैग प्रोडक्ट हैं उसमें सारे के सारे कारगिल और लेह को ही बिलोंग करते हैं। तो आपको 4 जीआई टैग प्रोडक्ट याद रखने, जो कि रिसेंटली अभी 2022-23 में मिले हैं। एक है रैक्से कार्पो एप्रिकॉट, विच इज अ वेराइटी ऑफ एप्रिकॉट, लद्दाख वुड कार्विंग, सी बकतौन एंड लद्दाख पाशमीना। इन सबको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और ओडीओपी की बात करें तो ओडीओपी एप्रिकॉट, यहाँ के एप्रिकॉट जो है बहुत मीठे होते हैं, तो गवर्नमेंट जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव के अंदर प्रमोट कर रही है। अब थोड़ा सा डेमोग्राफी पे आ जाते हैं, जो कि हम लोग सेंसस 2011 के हिसाब से अभी जानेंगे। तो इसका टोटल एरिया इज अराउंड 14,086 किलोमीटर स्क्वायर। टोटल पॉपुलेशन है 1,40,802। तो आप देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी में बात करो तो इट इज वन ऑफ द लीस्ट
पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, खाली 1 किलोमीटर स्क्वायर में 9 रहते हैं। एवरेज हमने देखा है 350 से 400 लोग रहते हैं। चंडीगढ़ जैसे यूनियन टेरिटरी में तो आपने देखा था बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी थी, लेकिन यहां पे बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन पॉपुलेशन डेंसिटी इज अराउंड 9.99 किलोमीटर स्क्वायर। सेक्स रेशियो है 810 पर 1000। लिटरेसी रेट है 71.34। मेन रिलीजन यहाँ पे इस्लाम है, अराउंड 76% लोग इस्लामिक रीजन को बिलोंग करते हैं। और फिर उसके बाद बुद्धिज्म भी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। मेजर लैंग्वेज यहाँ पे पुर्गी बोली जाती है, ठीक है। और इसके अलावा अगली लैंग्वेज जो है शिन बोली जाती है। तो ये कुछ लैंग्वेज जो कि यही बोली जाती है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इसका कारगिल है। ये जो डिस्ट्रिक्ट बनी है ये प्रॉपर बनी है 1 जुलाई 1979 को, और इसका पुराना नाम जो था वो था प्यूरिक। एज ऑफ 2026 इस डिस्ट्रिक्ट को 5 सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। द्रास, कारगिल, शकर चिकतन, संकू और जांस्कर, ये 5 इसकी सब डिस्ट्रिक्ट है। 8 तहसील, 14 ब्लॉक, 129 विलेज। और क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक यूनियन टेरिटरी में लाई करती है, तो इसकी खुद की कोई स्टेट असेंबली नहीं है। देखो कई यूनियन टेरिटरी ऐसी भी, जैसे हमने जम्मू एंड कश्मीर पढ़ा था, उसकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली थी, लेकिन लद्दाख ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसका कोई लेजिस्लेचर नहीं है। लोकसभा में पूरे लद्दाख की एक सीट है, जिसे लद्दाख कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। तो लेह और कारगिल मिला के एक एमपी जो है वो यहां से आपका इंडिया को में लोकसभा को रिप्रेजेंट करता है। हिस्टोरिकली बात करूं तो 1947 तक ये डोगरा किंगडम में थी, सेम किंगडम जिसमें कश्मीर भी था, क्योंकि जम्मू कश्मीर ये पूरा रीजन एक था, तो डोगरा रूल के अंदर थी, जिसके बाद 1947 में ये इंडिया का पार्ट बने। तो दिस वाज अबाउट ओवरव्यू। अब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कारगिल डिस्ट्रिक्ट। तो देखो हिस्ट्री ऑफ कारगिल डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा तो हिस्ट्री ऑफ कारगिल डिस्ट्रिक्ट को हम लोग वैसे ही टाइमलाइन में डिवाइड करें तो एंशिएंट, मेडिवल, कॉलोनियल, मॉडर्न और आज की लद्दाख वॉर, ये सब चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। इन्हीं को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। लद्दाख जो है इट इज वेरी फेमस फॉर इट इज वैलीज, पीक्स, इन सबके लिए बहुत फेमस है। पासेस यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट पासेस है। तो इन सब चीजों को हम लोग धीरे धीरे ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ज्योग्राफी में पहुंचने से पहले हम लोग एक बार हिस्ट्री को जान लेते हैं। तो देखो हिस्ट्री में एंशिएंट पीरियड की बात करें तो सबसे पुराने टाइम में इस रीजन को ना प्यूरिक कहा जाता था, ठीक है। ये प्यूरिक ये माना जाता है कि यहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया के एक ट्राइब था गोमोन, और इसके अलावा डार्ड्स क्या है, इंडो आर्यन ग्रुप थे, जो कि सेंट्रल एशिया गिलगिट बल्तिस्तान रीजन से यहाँ पे क्या कहते हैं माइग्रेट होके आए और यहाँ पे बस गए। इसके बाद तिब्बतियन माइग्रेशन 5th-7th सेंचुरी में तिब्बत के लोग भी यहाँ पे माइग्रेट होके आए। तो एक तरह से आप कह सकते हो यहाँ पे तिब्बत, डार्डिक कल्चर, सेंट्रल एशिया का इन्फ्लुएंस, ये सारी की सारी चीजें मिलेंगी। इस देन इन 14th सेंचुरी बुद्धिज्म भी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली फैला। तिब्बतियन कल्चर से आप जहां पे तिब्बत से लोग माइग्रेट होके आए, वहां पे देखोगे इंडिया के उन पार्ट्स में बुद्धिज्म कल्चर भी एक प्रोमिनेंट वो है, पार्ट बनाता है। तो बुद्धिज्म कल्चर फैला। तो एक तरह से एंशिएंट पीरियड वाज अ मिक्स ऑफ माइग्रेशन, इसे प्यूरिक कहा जाता था। और काफी जगह से सेंट्रल एशिया से लेके तिब्बत से लेके लोग यहाँ पे माइग्रेट करके सेटल होने लगे। फिर हम लोग पहुंचते हैं एडवेंट ऑफ इस्लाम। अब क्या हुआ देखो, 9th सेंचुरी तक जो ये पूरा का पूरा रीजन था ये प्यूरिक डायनेस्टी के अंदर था। ये एक तरह से बुद्धिज्म उस टाइम पे बहुत प्रोमिनेंटली फैला हुआ था। फिर टाइम आया इस्लाम का। इस्लाम वही जो पूरे कश्मीर वैली में इस्लाम जब एस्टेब्लिश हुआ था, हमने अनंतनाग में भी डिस्कस किया था कि इस्लाम जब सेटअप होना शुरू हुआ, जैसा मैंने आपको अनंतनाग में बताया था, वहां पे एक मार्टन सन टेम्पल था, काकरोटा डायनेस्टी ने जो बनाया था उसको बर्बाद कर दिया गया। तो नॉर्मली इट वाज द पीरियड व्हेन इस्लाम वाज प्रेवलेंट। लोगों को यहाँ पे इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। काफी बुद्धिस्ट ऐसे थे जो कि इस्लाम में कन्वर्ट हुए। सूफी मिशनरीज जैसे कि मीर सैयद अली हमदानी, सईद मोहम्मद नूर बख्श, तो बहुत सारे सूफी मिशनरी यहाँ पे आए इस्लाम को प्रोपोगेट करने। ऋषि ऑर्डर क्रिएट हुआ था। तो एक तरह से जो काफी जो लोग थे उन्होंने शिया इस्लाम को इस टाइम पे 14th to 16th सेंचुरी में एक्सेप्ट किया, एंड यहाँ पे इस्लाम जो है वो प्रोमिनेंट हुआ। नेक्स्ट आता है नामग्याल ईरा। नामग्याल ईरा जो था डेट वाज इन 16th to 19th सेंचुरी। तो नामग्याल डायनेस्टी ऑफ लद्दाख, ये जो रीजन था इसने प्यूरिक रीजन को अंदर जब आया तो सबसे पहले ताशी नामग्याल एक बहुत प्रोमिनेंट नेम है, जिसने 1555 से 1575 तक रूल किया। इसने लद्दाख को अपने अंदर इंटीग्रेट किया और वेस्टर्न तिब्बत, प्यूरिक, ये पूरा का पूरा रीजन नामग्याल सेंचुरी का पार्ट था। उसके बाद जामग्याल नामग्याल, ठीक है, ये इसको डिफीट किया बाल्टी रूलर अली शेर खान अंचन। लेकिन ये बाल्टी रूलर ने डिफीट किया। बाल्टी रूलर वही है जो हम लोग अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड रीजन देख रहे थे मैप में, तो उधर के एक रूलर ने इसे डिफीट किया। लेकिन उस टाइम पे मैरिज अलायंस से उसकी बेटी के साथ शादी करके इन्होंने वापस अपनी पावर को रिटेन किया। तो इस तरह से नामग्याल डायनेस्टी 16th to 19th सेंचुरी चलती रही। देखो ये पीरियड वो था जब इंडिया
वॉज ए पार्ट ऑफ ए बिग सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो उस समय तक इंडिया फॉर्म नहीं हुआ था, ये सारे के सारे जो थे अलग अलग किंगडम्स में डिवाइडेड होते थे। तो ये सारी चीजें जब है, जब इंडिया की अपनी एक आइडेंटिटी नहीं थी, पूरा का पूरा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारा का सारा पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता था। अब हम लोग आते हैं तिब्बतो मुगल लद्दाखी वॉर। अब ड्यूरिंग द रेन ऑफ डेलेक नामग्याल, जब ये नामग्याल का डेलेक नामग्याल रूलर जो था, उन्होंने उससे क्या हुआ कि तिब्बत जो पास की तिब्बत मंगोल फोर्सेस थी, जो कि तिब्बत के साथ मिलकर उन्होंने यहाँ पे रीजन पे अटैक कर दिया। नामग्याल रूलर ने उस टाइम पे, मुगल का रूल चल रहा था इंडिया पे, मदद मांगी मुगल एम्परर औरंगजेब से। मुगल फोर्सेस ने और उसकी मदद करके कारगिल और को इन्वेड किया और तिब्बतियन फोर्सेस को डिफीट कर दिया। लेकिन जब कोई चीज आप डिफीट करोगे, जब मुगलों ने भी डिफीट किया, तो ऐसा तो था नहीं कि वो खाली बैठे रहते। उन्होंने क्या किया, इधर से उस पर वो मांगा। इसके बेले में एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ टिंगमोसेंग 1684 में, जिसमें लद्दाख और तिब्बत के बॉर्डर को फिक्स किया गया। तो यहां से लद्दाख और तिब्बत के बॉर्डर को फिक्स किया गया, जिससे कि ये डिसाइड हुआ कि यहां तक तिब्बत का कंट्रोल है, उसके आगे लद्दाख का। और एज ए पार्ट ऑफ एग्रीमेंट, मुगल्स के लद्दाखी रूलर ने एग्री किया कि वो मुगल को जो है वो ट्रिब्यूट दिया करेंगे, टाइमली ट्रिब्यूट देंगे। और वहां पे मॉस्क बनाने की प्रथा शुरू हुई, लेह में एक मस्जिद बनाई गई। तो इस तरह से जो लद्दाख था वो मुगल से कंट्रोल में आ गया इनडायरेक्टली। उसके बाद बात आती है डोगरा कॉन्क्वेस्ट एंड ब्रिटिश रूल। तो देखो, फिर काफी टाइम तक मुगल थे, तब तक वो चलता रहा। जब अगर आपने अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट देखी तो मैंने आपको बताया था कि डोगरा कैसे रूल आया था, एंग्लो ब्रिटिश वॉर हुआ पहले, इसके बीच में सिख का रूल आया था, ठीक है। मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं। सिख पीरियड जो आया था उसमें पूरा का पूरा कश्मीर वैली जो था वो सिख के अंदर था। लेकिन सिख जब अंग्रेजों से हार गए, उसके बाद अंग्रेजों को उन्होंने ये पूरा का पूरा रीजन हैंडओवर कर दिया। और अंग्रेजों ने क्या किया, इसको एक राजा को बेच दिया। डोगरा डायनेस्टी जब से एस्टेब्लिश हुई, तो डोगरा डायनेस्टी का जब रूल था, तो पूरा जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में था, कश्मीर वैली में खासकर। तो 1834 में डोगरा जनरल थे जोरावर सिंह, जो कि महाराजा गुलाब सिंह, जो कि जम्मू के राजा थे, उनके उनका अंदर का काम कर रहे थे, जनरल थे उनके। उन्होंने लद्दाख को इन्वेड किया 1834 में। 1834 में बैटल हुआ, बैटल ऑफ टाई शुरू, ठीक है। लद्दाख इंक्लूडिंग पुरगुल उस टाइम पे अनेक्स कर लिया गया और वो बना दिया गया प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इनिशियली जम्मू एंड कश्मीर जो था वो डोगरा के अंदर था, लेकिन उसके एक जनरल ने इन्वेड करके लद्दाख को भी अपना पार्ट बना दिया। और कारगिल उस टाइम पे इट वाज बिकेम अ एडमिनिस्ट्रेटिव तहसील अंडर लद्दाख वजारत। ये मैंने आपको बताया, डोगरा में पूरा जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन था वो वजारत में डिवाइडेड था। तो वजारत में ही एक जो वजारत लद्दाख वजारत बनाई गई, उसका कारगिल को एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट बना दिया गया। अंडर डोगरा एडमिनिस्ट्रेशन लेह और कारगिल जो थे वो ऑल्टरनेट सीजनल हेडक्वार्टर भी रहे। कभी लद्दाख का हेडक्वार्टर एक टाइम पे लेह होता था, जब फिर से सर्दियों में आपका कारगिल होता था। इस तरह से चेंज होते रहते थे। डोगरा कॉन्क्वेस्ट के बाद ये पूरा का पूरा पार्ट जो था वो 1947 में, जब महाराजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, उसके बाद ये पूरा का पूरा रीजन जम्मू कश्मीर लद्दाख ये पूरा इंडिया का पार्ट बन गया। जब ये इंडिया का पार्ट बन गया तो पोस्ट इंडिपेंडेंस भी ऐसा नहीं था कि ये जो रीजन था ये शांति से रहा। यहाँ पे बहुत सारी लड़ाई हुई, बहुत सार पाकिस्तान ने कोशिश करी यहाँ पे कैप्चर करने की, लेकिन हर बार मुंह की खानी पड़ी, वो बात अलग है। तो सबसे पहले हुआ इंडो पाक वॉर ऑफ 1947-48। तो आप मानो आजादी के बाद, बिल्कुल बाद, जब पार्टीशन लाइन ड्रॉ की गई, वहां पे जो पाकिस्तानी की ट्राइबल फोर्सेस पाकिस्तान की आर्मी का पहले को पाकिस्तान को भी सामने से अटैक करते नहीं, ठीक है। तो पीछे से हमेशा ये बोला जाता है कि पाकिस्तान की ट्राइबल फोर्सेस ने यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करी, बट एक्चुअली में दे वर बैक्ड बाय पाकिस्तानी रेंजर्स। उन्होंने कुछ जो कारगिल के पार्ट थे, दे ऑक्यूपाइड इट। नवंबर 1948 में एक ऑपरेशन कैरी किया गया, ऑपरेशन बाइसन, जिसमें इंडिया आर्मी ने ये पार्ट को कैप्चर किया। उसके बाद 1971 इंडो पाक वॉर में फिर से क्या कहते हैं, जो यहां पे कुछ पार्ट थे हुंडरमैन और बटालिक, ये कुछ सेक्टर जो कि 1947-48 के वॉर में पाकिस्तान के बाद चले गए थे, दे वर रिकैप्चर्ड बाय आवर इंडियन आर्मी। 1979 में लद्दाख रीजन जो था इट वाज डिवाइडेड एंड कारगिल जो था उसको एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। तो 1979 वाज द टाइम व्हेन कारगिल वाज गिवन अ डिस्ट्रिक्ट स्टेटस बाय इंडियन गवर्नमेंट। उसके पहले इट वाज पार्ट ऑफ लद्दाख। तो 1979 से कारगिल डिस्ट्रिक्ट बना। 1990 में फिर से कारगिल वॉर हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने फिर से जो हाई पोजीशन थी
द्रास, कारगिल, बैटालिक, मुशोक, उनको कैप्चर करने की कोशिश की, बट एज यूजुअल मुंह की खानी पड़ी कि बहुत सारे बैटल हुए थे उस टाइम पे कारगिल में। ऑपरेशन विजय जो था डेट वाज द नाम जो कि इंडियन आर्मी ने दिया था। जो की बैटल से वो टाइगर हिल, टुलोंग पॉइंट 4875 यहां पे लड़े गए। 26 जुलाई 1999 को इंडियन फोर्सेस ने कारगिल को रिकैप्चर किया, सारी अपनी ऑक्यूपाइड टेरिटरी को वापस रिक्लेम किया, और ये जो जगह दिन है इसे कारगिल विजय दिवस के नाम से बनाया जाता है। उसके बाद रिसेंटली आर्टिकल 370 जो है जब एब्रोगेट हुआ, जब खत्म हुआ, उसके बाद 5 अगस्त 2019 को इंडियन गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाई गई। उस टाइम पे लद्दाख, क्योंकि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल से एडमिनिस्टर हो रहा था, तो एक नई काउंसिल बनाई गई टू एडमिनिस्टर कारगिल डिस्ट्रिक्ट, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल, और 2024 में से द्रास और ज़ांस्कर डिस्ट्रिक्ट में और डिवाइड कर दिया गया। तो दिस वाज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कारगिल। मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट अगर आपको मैं बताऊं तो ये आप देख सकते हैं कुछ मेजर वॉर्स एंड मिलिट्री ऑपरेशन जो कि कारगिल में किए गए, इसको आप नोट से देख सकते हैं फॉर क्विक रिवीजन। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। इंडो पाकिस्तानी वॉर 1947-48, देन इट वाज अबाउट इंडो पाकिस्तानी वॉर 1965, इंडो पाकिस्तानी वॉर 1971 एंड ऑपरेशन मेघदूत 1984। उसके बाद आता है कारगिल वॉर। तो ये सारे के सारे जो कारगिल और नियर बाई एरियाज में हमने जो इंडिया पाकिस्तान वॉर के वो थे वो मैंने सारे डाल दिए है। तो अगर आप नोट्स को पढ़ते हैं तो ये सारी की सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं, प्रॉपर डिटेल में समझ सकते हैं। तो दिस इज अबाउट हिस्ट्री। अब हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ कारगिल डिस्ट्रिक्ट। तो जैसे मैंने बताया कारगिल डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी भी उतनी अनोखी है जितनी इसकी हिस्ट्री है। ठीक है, हर एक चीज यहाँ पे इट इज ए वेरी बॉर्डर सेंसिटिव एरिया। आप देख सकते हो एक साइड मुझे दिख रहा है गिलगित बल्तिस्तान, एक साइड दिख रहा है जम्मू कश्मीर, एक साइड दिख रहा है हिमाचल प्रदेश, एक साइड दिख रहा है लेह डिस्ट्रिक्ट, और ये बीच में हमारे को दिख रहा है कारगिल। ठीक है, तो ये हमारा कारगिल डिस्ट्रिक्ट का मैप है। अगर आप इसे देखो तो इसी चीज को हम लोग अब बात करते हैं। तो ये जो है इट इज सिचुएटेड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ईस्टर्न पार्ट में आपका आ जाता है लेह, और वेस्टर्न पार्ट में आ जाता है आपका लद्दाख। लद्दाख के वेस्टर्न पार्ट में कारगिल। ये जो है ये बेसिकली दो रेंजेस यहाँ पे जो सबसे प्रोमिनेंट है, एक साइड है ग्रेट हिमालयन रेंज और एक साइड है ज़ारथर रेंज। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन ऑफ बाउंड्रीज की। तो अगर मैं बात करूं लोकेशन बाउंड्री की, नॉर्थ में गिलगित बल्तिस्तान जो कि एलओसी के क्रॉस लाई करता है, ये कारगिल की नॉर्दर्न बाउंड्री है, जिसके पीछे जिसके एक साइड पे गिलगित बल्तिस्तान का रीजन है जो कि पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेड है। साउथ साइड में बात करें तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट और लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये एक तरह से ये जो रीजन है लद्दाख उसे हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट करती है थ्रू हाई एल्टीट्यूड शिंकुला पास, जिस पास को मैं डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद ईस्ट में बात करें तो लेह डिस्ट्रिक्ट जो कि कारगिल का ही पार्ट है, और वेस्ट में बात करें तो कश्मीर वैली की डिस्ट्रिक्ट गांदरबल और बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट। तो एक साइड है कश्मीर वैली, तो एक तरह से जब आप जम्मू कश्मीर से कश्मीर वैली से पास करोगे तो एक तरह का एंट्री पॉइंट है फॉर लद्दाख। ठीक है, एक साइड पे अगर आप करोगे तो हिमाचल प्रदेश पहुंच जाओगे, एक साइड पे पहुंच जाओगे आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन, और एक साइड पे आप लद्दाख में लेह डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाओगे। तो दिस इज ऑल अबाउट, तो अगर ब्रीफ में ध्यान रखना तो याद रखना हिमाचल प्रदेश एक साइड आपका पाकिस्तान गिलगित पाकिस्तान, देन एक साइड आपका लद्दाख सेम लद्दाख, एंड एक साइड कश्मीर। तो ये इसकी बाउंड्रीज। अब हम लोग चलते हैं फिजियोग्राफी। तो देखो कारगिल डिस्ट्रिक्ट नाम सुनने में भी समझ में आता होगा, वैसे तो यही लगता होगा यहाँ पे ज्यादातर हिली एरियाज है, बट स्टिल यहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे भी है जो कि दे आर वेरी फर्टाइल। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन मेनली अगर मैं बात करूं तो एक है यहाँ पे द्रास सेक्टर। दिस इज ए हाई एल्टीट्यूड रीजन, हाइट पे जो सिचुएटेड है। यहाँ पे आपका सारी चीजें कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, एक तरह से ये गेटवे ऑफ लद्दाख कहलाता है, ओबड़ खाबड़ एरिया है। एक है सुरू बेसिन। देखो सुरू बेसिन जो है इट इज अ पार्ट जहां पे ग्लेशियर ओरिजिनेट होके, ग्लेशियर से जो रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं वो जाके जहां पे मिलती है, तो वो वहां पे फर्टाइल एल्यूवियल वैली हमेशा बनाएंगी। तो ये सबसे ज्यादा फर्टाइल रीजन है सुरू बेसिन, जो कि सबसे ज्यादा फर्टाइल रीजन है। यहाँ पे जो भी आप कह सकते हो क्रॉप्स ग्रो होती है मेनली इसी रीजन में होती है। इसके अलावा एक रीजन है ज़ांस्कर हाईलैंड, ये आपका पूरा पहाड़ी वाला रीजन है, हाई एल्टीट्यूड रीजन, जहां पे एल्पाइन डेजर्ट जो कि आपके एक तरह से हाई एल्टीट्यूड में जो ग्रो होती हैं वो सारी चीजें यहां पे होती हैं। एंड इंडस बेल्ट झेलम रिवर अनंतनाग से ओरिजिनेट होती है। तो मैंने बताया इंडस रिवर का एक बहुत बड़ा योगदान है पूरे जम्मू कश्मीर में। तो इंडस की एक बेल्ट कुछ जो पार्ट है वो यहाँ पे भी लाई करता है। तो दिस इज फिजियोग्राफी। अब फिजियोग्राफी के बाद चलते हैं वाटर बॉडीज। अब बात सुनने में तो बहुत आसान लगती है कि वाटर बॉडीज जो है वो यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट होंगी।
उसका एक रीजन ये है कि ये जो पूरा का पूरा कारगिल का भी जो ड्रेनेज सिस्टम है इट इज ऑल्सो डोमिनेटेड बाय इंडस रिवर। इंडस रिवर जो है वो हाई, जितनी भी उसकी ट्रिब्यूटरीज इस साइड पे हाई एल्टीट्यूड ट्रिब्यूटरीज है वो कारगिल डिस्ट्रिक्ट के पार्ट है। तो आप ये मान सकते हो इंडस रिवर जम्मू कश्मीर एंड कारगिल सब लद्दाख सबको डोमिनेट करती है। इंडस रिवर की एक जो रिवर, ज्यादातर जो रिवर यहाँ पे है दे आर प्राइमरी ग्लेशियर जब मेल्ट होते हैं उधर से निकल के आ रही है। जब आपके समर के मंथ्स होते हैं देन ये मेंटेन लेवल, ठीक है, और जब सर्दियां होती है तो ये जब ग्लेशियर का पानी जम जाता है तो जब भी लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो मेन रिवर की बात करो, सबसे मेन रिवर यहाँ पे सुरू रिवर विच इज 185 किलोमीटर रिवर, ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट की प्राइमरी रिवर है और ये जो है इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, इंडस में जाके मिल जाती है। इसका ओरिजिन की बात करें तो पांजिला ग्लेशियर यहां से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सुरू रिवर के बाउंड्री की, तो इसका वेस्टर्न और नॉर्थर्न बाउंड्री जो है वो जांस्कर रेंज के साइड है। तो ये नॉर्थ से पास होते हुए एक पीक है नुनकुन, वहां से पास होते हुए ये सुरू वैली में पास होती है जो कि कारगिल की मेन फर्टाइल वैली है जैसा मैंने आपको बताया। तो ये आपका सुरू, इंडस, देन अरेबियन सी, ठीक है। इंडस रिवर का आपको फ्लो पता है आगे कैसे मिलती है। तो एक तरह से ये जाती है पूरा का पूरा एलओसी के जाके हुए, फिर ये पाकिस्तान में चली जाती है और जहां पे ये इंडस रिवर को मीट करती है। तो इंडिया में नहीं, ये पाकिस्तान में जाके इंडस रिवर को मीट करती है। नेक्स्ट रिवर है द्रास रिवर, ठीक है। द्रास रिवर जो देखो, अब देखो हर एक रिवर ज्यादातर ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रही है। ये मचोई ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है जो कि जोजिला पास के पास है। ये द्रास वैली में फ्लो करती है। ये सूरा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये सूरा में ज्वाइन होती है, सूरा इंडस में ज्वाइन होती है। उसके बाद है वाखा रिवर, वाखा रिवर एक वाखा वैली है वहां से पास होती है और एक फेमस मुलबेक मोनेस्ट्री है वहां से पास होती है वाखा रिवर, ठीक है। तो वाखा रिवर नेक्स्ट थर्ड है, ये भी आपकी सुरू रिवर की ट्रिब्यूटरी है, सुरू में जाके मिल जाती है। दैट इज आई टोल्ड यू सुरू इज द मेन रिवर। उसके बाद एक है शिंगो रिवर, शिंगो रिवर जो है वो किसी ग्लेशियर से नहीं बल्कि बल्तिस्तान से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। बाल्टिक सेक्टर जो है कारगिल का वहां पे फ्लो करते हुए ये द्रास में जाके मिल जाती है और द्रास रिवर इवेंचुअली सूरो रिवर में जाके मिल जाती है। तो आपकी ये रिवर शिंगो रिवर जो है ट्रिब्यूटरी है द्रास रिवर या इवेंचुअली सूरो रिवर या आप कह सकते हो इंडस रिवर। तो ये सारी की सारी जो रिवर्स है ये इवेंचुअली इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। दैट इज इंडस रिवर सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम ऑफ दिस रीजन, ठीक है। और लास्ट में इंडस रिवर जो कि हमारी मेन रिवर है, ये मेन जो ट्रांस हिमालयन रिवर है ये तिब्बत, इंडिया और पाकिस्तान तीन स्टेट कंट्रीज में फ्लो करती है। तिब्बत से ओरिजिनेट होती है इंडिया में, देन पाकिस्तान में। ये कारगिल सेक्टर में बटालिक सेक्टर से फ्लो करते हुए पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। और इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है जांशर, देखो राइट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो जांसक, श्योक, गिलगिट, काबुल, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी भी अलग है। तो ये सारी चीजें जो है इंडस रिवर की बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं लेक्स एंड ग्लेशियर। तो जैसे मैंने बताया ज्यादातर रिवर जो है वो किसी ना किसी ग्लेशियर का पार्ट है। तो यहाँ पे कुछ ग्लेशियर्स जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला ग्लेशियर जो इंपॉर्टेंट है वो है ड्रांग ड्रंग ग्लेशियर, ठीक है। ये पेंसिला पास के पास लाई करता है। सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर लद्दाख का जो है वो आप याद रखिएगा ड्रांग ड्रंग ग्लेशियर है, 23 किलोमीटर का ग्लेशियर है जो सियाचन ग्लेशियर, उसके बाद अगला नंबर इसी का आता है, ठीक है। तो इट इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन लद्दाख आफ्टर सियाचन ग्लेशियर जो कि काराकोरम रेंज में लाई करता है। तो वो जो है उसके बाद ड्रंग ड्रंग ग्लेशियर जो है वो आपका कारगिल डिस्ट्रिक्ट का लार्जेस्ट है। ये आपकी एक रिवर है स्टोड रिवर, ठीक है, जो कि जांस्कर रिवर लेह डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है, उसका मेन सोर्स है। अगला जो ग्लेशियर है वो है पाराकाचिक ग्लेशियर जिसको शफात ग्लेशियर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक अगला ग्लेशियर है। ये 14 किलोमीटर लॉन्ग जो आपकी सुरू वैली है एक तरह से उसका सोर्स है। और अगर रिसर्च की बात करें तो एक रिसेंट रिसर्च हुई है 2023-25 में, ठीक है, जिसमें ये बताया गया है वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालयन जियोलॉजी ने कि इस ग्लेशियर से जो क्योंकि ये रिट्रीट हो रहा है रैपिडली ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, तो यहां से 3 नई लेक जो है वो रिसेंटली फॉर्म हो सकती है। उसके बाद मंचोई ग्लेशियर, ये आपका जोजिला पास के पास लाई करता है, इट इज द सोर्स ऑफ द्रास रिवर। पांजिला ग्लेशियर, तो आप देख सकते हो ये 4 ग्लेशियर जो है दे आर पार्ट ऑफ आपका लद्दाख डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। पंजिला ग्लेशियर के पास अब कुछ लेक की बात कर लेते हैं। तो 3 लेक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें से एक लेक जो है उसका नाम याद रखिएगा स्तासो एंड लांगसो लेक। ये जो है कारगिल की ट्विंग लेक्स मानी जाती है। ये आपका पेंसिला पास के पास लाई करती है, ठीक है। ये बहुत फ्रेश वाटर अपने क्लीन पानी के लिए और एक तरह से ड्रंग ड्रंग ग्लेशियर के पास है। तो दीज आर वेरी ब्यूटीफुल लेक्स जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। सापी लेक एंड नेक्स्ट इज द्रौपदी कुंड। तो ये कुछ लेक है जिनका आप नाम ध्यान रख सकते हैं, इसकी डिटेल हम नोट्स में पढ़ सकते हैं आपके सामने। तो ये कुछ प्रोमिनेंट लेक्स है कारगिल डिस्ट्रिक्ट की। अब हम लोग चलते हैं वैलीज ऑफ कारगिल डिस्ट्रिक्ट। तो जहां पे रिवर है वहां पे वैली जरूर होंगी,
तो सुरू रिवर है, तो सुरू वैली जो है इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ कारगिल डिस्ट्रिक्ट। ये आपका कारगिल से लेके पेंसिला पास तक एक्सटेंड करती है। नुनकुन पीक्स डोमिनेट करती हैं। यहाँ पे जो है मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है कारगिल की। इसके बाद आता है अगला ड्रास वैली। ड्रास वैली को गेटवे ऑफ लद्दाख कहा जाता है। ये आपकी ड्रास रिवर से बनती है और जो टाउन ऑफ ड्रास है, जो कि मैंने बताया सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड, ये भी यहाँ पे लाई करता है ड्रास वैली में। नेक्स्ट आपका मुश्को वैली। मुश्को वैली अभी आपने मुश्को रीजन पढ़ा था। इट वॉज ए प्रोमिनेंट इन्फिल्ट्रेशन सेंटर बाय पाकिस्तानी आर्मी। तो ये मुश्को वैली जो है ये ड्रास वैली के आसपास ही लोकेटेड है। इसको वैली ऑफ वाइल्ड ट्यूलिप्स के नाम से भी जाना जाता है और हिमालयन ब्राउन बियर यहाँ पे आपको मिलेगा खासकर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है वाका वैली और जांस्कर वैली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज हैं, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको जो ध्यान रखनी है वो है जांस्कर वैली, सुरू वैली और ड्रास वैली। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हिल्स एंड पासेस। तो सबसे पहले बात करते हैं हिल्स एंड माउंटेन रेंजेस की। तो हिल्स एंड माउंटेन रेंजेस में सबसे पहले आती है जांस्कर रेंज। जांस्कर रेंज जो है ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट की मोस्ट डोमिनेंट माउंटेन रेंज है। ये आपका जांस्कर वैली को कश्मीर रीजन से, जो आपका मतलब एक तरह से कश्मीर का रीजन है, उसे जांस्कर वैली से सेपरेट करती है जांस्कर रेंज, ठीक है। जांस्कर रेंज जो है ये आपका एक साइड पे ग्रेट हिमालयस, ठीक है, दूसरी साइड पे आपका जो है ये जांस्कर रेंज है। और जांस्कर रेंज के अंदर एक हाईएस्ट पीक जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पीक है नुनकुन मासिव पीक, ये जो है ये आपकी जांस्कर रेंज में लाई करती है। नेक्स्ट आपकी लद्दाख रेंज जो कि 370 किलोमीटर की रेंज है। ये एक तरह से नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख में लाई करती है, जिसमें से कुछ जो पार्ट है वो गिलगित बल्तिस्तान में भी जा रहे हैं, तिब्बत बॉर्डर की साइड। ये थोड़े से जो रेंज है ये ग्रेट हिमालयस के थोड़े नीचे है, ठीक है, लेकिन ये भी रग एंड बैरन है। और तीसरी जो रेंज है वो है ग्रेट हिमालयन रेंज। ग्रेट हिमालयन रेंज जो है वो आपका सदर्न और वेस्टर्न वॉल बनाती है कारगिल डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। तो अगर आप देखो तो आप फिगर में ये देख सकते हो, हमने ऊपर देखा था ये जो फिगर थी हमारी, उसमें आप देख सकते हो माउंटेन रेंजेस जो है किस तरह से आपका जो है प्रॉपर वो बनाती है। देखो ये है हमारी जांस्कर रेंज, ठीक है, इस साइड पे, और इस साइड पे हमारी ग्रेट हिमालय रेंज है। तो एक तरह से कारगिल के दोनों साइड कुछ माउंटेन रेंजेस है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो एक साइड हो गया आपका जांस्कर रेंज और एक साइड आपका हो गया ग्रेट हिमालयन रेंज। तो ग्रेट हिमालयन रेंज जो है ये आपका सदर्न और वेस्टर्न पार्ट बनाते हैं कारगिल डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। इट इज द, देखो ये इसका ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये सबसे पहला मेजर बैरियर है जो कि कारगिल को, या आप कह सकते हो लद्दाख को, कोल्ड डेजर्ट बनाता है। वो कैसे बनाता है मैं क्लाइमेट में डिस्कस करूंगा, बट ग्रेट हिमालयंस का ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है। इस हिमालयस के अंदर ही बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन प्लेसेस जैसे कि जोजिला पास कारगिल में, और इसके अलावा बहुत सारी जो चीजें हैं वो ग्रेट हिमालयंस, तो आपको पता ही है वन ऑफ द मेजर हिमालयन रेंजेस ऑफ इंडिया है। तो ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे सिचुएटेड है। नुनकुन मासिफ, ये मैंने आपको बताया इट इज ए ट्विन पीक जो कि सुरू वैली रीजन में है सिचुएटेड, और इसमें जो है दो पीक है, नुन पीक 7135 मीटर और कुन पीक 7077 मीटर, जो कि एक तरह से लद्दाख की दो हाईएस्ट पीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए लद्दाख की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो डेट इज नुन कुन। नुन जो है डेट इज 735, कुन जो है डेट इज 7077, और ये ट्विन पीक के नाम से जानी जाती है। अब हम लोग चलते हैं कुछ हिमालयन की हाई पीक्स। तो जैसा मैंने बताया 3 पीक्स हैं जो नाम ध्यान रखना, नुन पीक और कुन पीक। ये दोनों जो है ये आपका जांस्कर रेंज का पार्ट है, ठीक है। और एक है व्हाइट नीडल पीक, ये जो है इट इज अराउंड, ये दोनों की दोनों जो है ये इसके साथ में ये 6500 मीटर है। तो तीनों नॉर्मली आसपास ही लाई करती है मेजर। इसके अलावा देखो ये तो हो गई कुछ हाई पीक्स, लेकिन ये तो पीक्स ऐसी है जिसमें पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे हिल्स हैं जो कि कारगिल वॉर के टाइम पे बड़े फेमस हुए हैं, जिसमें से पहला हिल जो है वो है टाइगर हिल, जिसे 0.5062 भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा आपका टुलुंग हिल, जहां पे बैटल ऑफ टुलुंग हुआ था, इट वाज अ मेजर बैटल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो टुलुंग इट इज 4617 मीटर, और 0.4875 जिसे हम लोग बात्रा टॉप भी कहते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट हिल्स जिसे क्या कहते हैं पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया था इन 1999, लेकिन फिर इंडियन फोर्सेज ने अपनी बहादुरी से वापस रिकैप्चर किया था। इसलिए दीज हिल्स आर वेरी फेमस। इफ यू आर गिविंग एनी डिफेंस एग्जाम तो आप इसे नोट से देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट पासेस। तो इंपॉर्टेंट पासेस यहां पे कारगिल में कुछ पासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जिसका नाम आता है वो है जोजिला पास। जोजिला पास जो एक तरह से लद्दाख का गेटवे माना जाता है, ठीक है। इट इज अ मेजर गेटवे बिटवीन कश्मीर वैली एंड लद्दाख। एक साइड पे कश्मीर है, लद्दाख, उन दोनों कनेक्ट करने के लिए जोजिला पास है। तो ये क्या करता है, कश्मीर वैली की गांडरबल डिस्ट्रिक्ट को कारगिल डिस्ट्रिक्ट के द्रास रीजन के साथ कनेक्ट करता है। इसे सबसे पहले जो था
वो इंडो पाकिस्तान वॉर में 1947-48 में पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया था, जिसको रिकैप्चर किया गया था बाय इंडियन फोर्सेस अंडर ऑपरेशन बाइसॉन। और आज की डेट में यहाँ पे एक बहुत फेमस टनल जोजिला टनल बनाई जा रही है, जिससे कि यहाँ पे ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाए। क्योंकि अभी क्या होता है, कई बार सर्दियों में जब आपके आइस में बर्फ से ढक जाती है तो वहां से कनेक्टिविटी करना मुश्किल हो जाता है, कश्मीर से इस रीजन में जाना। तो कई बार क्या होता है, इस टाइम पे इन्फिल्ट्रेशन फोर्सेस भी कोशिश करते हैं टू कैप्चर दिस रीजन। तो इसलिए अब आपके जोजिला टनल जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है वो बनाई जा रही है फॉर ऑल वेदर कनेक्टिविटी। तो ध्यान रखना, वो कश्मीर को कनेक्ट करती है आपकी द्रास लद्दाख से, ठीक है। पेंसिला पास जो है वो सुरू वैली और जांस्कर वैली के बीच में लोकेटेड, मतलब कारगिल के अंदर ही। तो हर एक पास का देखो अलग अलग काम होता है। जोजिला पास कश्मीर वैली से आपको घुसाएगी लद्दाख वैली के द्रास वाले रीजन में, जो कि कारगिल का पार्ट है। पेंसी वैली जो है वो कारगिल के अंदर ही सुरू वैली को जांस्कर वैली से कनेक्ट करती है। ये आपकी ड्रैंग ड्रंग ग्लेशियर के पास लाई करती है, और जो ट्विन लेक्स में जो बात कर रहा था वो भी यहीं पे लाई करती है, ठीक है। इसे हम लोग गेटवे टू जांस्कर भी कहते हैं, जैसे ये कहलाती है गेटवे टू लद्दाख, ठीक है। तो ये जो पेंसिला पास है इट इज कॉल्ड गेटवे टू जांस्कर, क्योंकि जांस्कर को ये सुरू वैली से कनेक्ट कर रही है। अगली पास है फोटुला पास, और अब हाइट देखो सब पासेस की 3528 मीटर, 4400 मीटर। तो आप देख रहे हो सारी कितनी हाई एल्टीट्यूड पासेस है, इसलिए यहाँ पे सर्वाइव करने से लेके हर एक चीज बहुत मुश्किल होती है। 4108 मीटर, इट्स ए हाई माउंटेन पास जो है, इट इज ऑन श्रीनगर लेह हाईवे। तो एक तरह से इस पास का काम है कारगिल और लेह को कनेक्ट करना। तो देखो कश्मीर से लद्दाख में, जो कश्मीर से लद्दाख कनेक्ट करने के लिए आपकी एक पास थी, लद्दाख का एक रीजन हो गया जैसे द्रास रीजन को कनेक्ट कर रही थी आपकी जोजिला पास। फिर पेंसिला पास जो है वो आपका कनेक्ट कर रही है सुरू वैली से जांस्कर वैली। देन फोटुला पास जो है वो कारगिल को आगे ले से कनेक्ट करती है। तो ये आपका जांस्कर रेंज का पार्ट है, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कारगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी। ये दो हाई माउंटेन पेसेस है बिटवीन लेह एंड कारगिल, एक तो होगी फोटुला पास और दूसरी है नमीकला पास। ये दो पासेज ऐसी हैं जो कि कारगिल और लेह का पिलर एक तरह से है, जो कारगिल और लेह को कनेक्ट करती हैं। तो दिस फोटुला पास जो है, और दूसरी है नमीकला पास, जिसे पिलर ऑफ द स्काई पास भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी हाम्बुटिंगला पास जो है वो आपको कारगिल एरिया को, एक रिमोट वैली है आर्यन वैली या बटालिक वैली, ये भी कारगिल में सिचुएटेड है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, इन दोनों को कनेक्ट करती है हाम्बुटिंग पास। शिंकुला पास जो है देखो इसका हाइट है 5091 मीटर, विच इज वेरी हाई। ये आपका जो हिमाचल प्रदेश में लाहौल रीजन है उसको लद्दाख के जांस्कर रीजन से कनेक्ट करती है। तो हम लोग एक साइड जो कनेक्टिविटी हिमाचल प्रदेश की है उसके साथ है लद्दाख की, जो लद्दाख का कारगिल डिस्ट्रिक्ट है उसके जांस्कर रीजन को कनेक्ट करती है लाहौल रीजन से शिंकुला पास। और लास्ट में शिंगेला पास, जिसे लॉइन पास भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द हाई एल्टीट्यूड पास। अब देख रहे हो हर एक की कनेक्टिविटी, कश्मीर से लद्दाख की कनेक्टिविटी, लद्दाख में कारगिल से लेह की कनेक्टिविटी, कारगिल में एक रीजन के जैसे सुरू वैली से अगले जांस्कर की कनेक्टिविटी, जांस्कर की हिमाचल, हर एक के लिए अलग अलग पास है। तो आपको कनेक्टिविटी हर एक की याद रहनी चाहिए, जो कि आप इस नोट से देख सके आराम से रिवाइज कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नोटेबल डैम्स पे। तो जो कि हिमालयन रीजन पे कारगिल डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट स्टोरेज डैम नहीं है। जो वाटर मैनेजमेंट है वो ज्यादातर जो आपका हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए और ग्लेशियर फेड जो इरिगेशन कैनाल होते हैं वहां से होती है। कुछ मेजर नाम अगर आपके पूछे जाए जब भी, तो एक है चूतक इलेक्ट्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये 4400 मेगावाट का रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब होता है यहाँ पे कोई रिजर्वायर नहीं बनाया गया पानी को स्टोर करने के लिए, जो पानी रिवर का गिरता है उसी से पावर जनरेट होती है अलॉन्ग सूरू रिवर, ठीक है। तो इट इज वन ऑफ द रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। यहाँ पे कोई रिजर्वायर नहीं बनाया गया, क्योंकि एक रिजर्वायर बनाने के लिए आपको पॉपुलेशन डिस्प्लेस करनी पड़ती है, विलेजेस शिफ्ट करने पड़ते हैं, जो कि ऐसे हिली एरिया में बहुत मुश्किल होते हैं। अगला है परकाचित खौफ कैनाल, ठीक है। तो ये कुछ दो है जो कि आपके पानी सप्लाई के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सॉइल टाइप्स पे। तो कारगिल डिस्ट्रिक्ट की जो सॉइल है इट इज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ कोल्ड डेजर्ट सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट जो है डेट इज वेरी प्रोमिनेंट। ये क्यों बना कोल्ड डेजर्ट ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो कुछ प्रोमिनेंट सॉइल, जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल है वो है आपकी माउंटेन स्केलेटल सॉइल, जो कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट को डोमिनेट करती है। एक तरह से जो माउंटेन के पत्थर हैं वो जब टूट जाते हैं, वो जो टूट के रॉक फ्रेगमेंट से जो कंटिन्यूअस वेदरिंग से सॉइल बनती है, पानी बह रहा है, पानी बह के कंकड़ों को ला रहा है, कंकड़ टूटते जा रहे हैं, डेट इज माउंटेन स्केलेटल सॉइल। तो इसका लो ऑर्गेनिक मैटर होता है, पुअर फर्टिलाइटी होती है, और ज्यादातर इसका हाई एल्केलाइन होता है, मतलब जो ये बेसिक नेचर की होती है। 7.5 से 9.4 का पीएच लेवल होता है, क्योंकि लो रेनफॉल आपने ये पढ़ा हुआ है। जब हाई रेनफॉल और लीचिंग होती थी तो हाईली एसिडिक होती थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग की डिस्ट्रिक्ट में डिस्कस भी किया है। इसमें जो है आपका लो रेनफॉल और लिमिटेड लीचिंग की वजह से इसमें एल्केलाइन सॉइल होती है, तो ये ऑर्गेनिक कार्बन ह्यूमस में लो होती है।
एल्यूवियल सॉइल भी मिलती है, लेकिन वो खाली जहां पे वैली डिपॉजिट होती है, तो जहां जहां पे थोड़ी वैली, सूरू वैली, इंडस वैली, ड्रास रिवर वैली जो है, वहां पे आपके एल्यूवियल सॉइल मिलती है विच इज फर्टाइल। एंड यहाँ पे आपकी मेनली क्रॉप जैसे ब्रास, बार्ले, वीट, पीस, वेजिटेबल, ये सब ग्रो की जाती है। इसके अलावा आपकी कुछ माइनर सॉइल होती है, कोल्ड डेजर्ट सॉइल, ग्लेशियर सॉइल, ये भी आपके मिलते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट सॉइल वही दो है। अब हम लोग चलते हैं क्रॉप्स एंड प्लांटेशन। तो अगर क्रॉप्स एंड प्लांटेशन की बात करो, सबसे प्रोमिनेंट सॉइल जो है वो है बार्ले। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप ऑफ कारगिल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये आपका एक तरह से जितने भी ट्रेडिशनल फूड बनाए जाते हैं, सांपा और कुछ लोकल बेवरेजेस, उसमें बार्ले जो है वो बहुत यूज होता है। इसके बाद अगला है वीट। वीट आपका ग्रो होता है, आप समझ गए होंगे, जहां पे फर्टाइल वैली है, जो सुरू और ड्रास वैली है, वहां पे ग्रो होता है। और बार्ले के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप, करीब 22,000 से ज्यादा हेक्टेयर जो है वो वीट में यूज होता है। उसके अलावा अगला है पीस। पीस मटर जो है, इट इज अ मेजर कैश क्रॉप जो कि कारगिल में ग्रो होती है। हाई एल्टीट्यूड, जो हाई एल्टीट्यूड पे जो मटर ग्रो करते हैं, पीस ग्रो करती है, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और पीस एक ऑल्टरनेट और करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। इट इज अ लेग्यूमिनस क्रॉप विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द नाइट्रोजन पुअर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कारगिल। एक क्रॉप जो है जिसका नाम बहुत आता है वो है बकवीट, ठीक है। बकवीट जो है ये बहुत न्यूट्रिशनल पर्पसेस के लिए जानी जाती है, हाई एल्टीट्यूड में ग्रो की जाती है ट्राइबल रीजन के अराउंड। नेक्स्ट है आपका एप्रीकॉट। एप्रीकॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉर्टिकल्चर क्रॉप। अगर बार्ले जो है वो स्टेपल क्रॉप है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो है वो है आपका एप्रीकॉट, जैसे लोकल लैंग्वेज में चुली बोला जाता है। यहाँ के जो एप्रीकॉट है दे आर वेरी स्वीट, ठीक है। जो एप्रीकॉट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं जैसे ड्राइड एप्रीकॉट, एप्रीकॉट ऑयल, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलते हैं। और राक्से कार्पो एक जो वेराइटी है उसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। इसके अलावा अगला जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है वो है एप्पल। एप्पल जो है वो भी ठंडी वैली, हिमाचल प्रदेश के एप्पल तो बहुत फेमस है, लेकिन कारगिल में भी कुछ वैरायटीज एप्पल बहुत फेमस है, जैसे कारकिचू, मंगोल था, ये सारे के सारे एप्पल की वैरायटी बहुत फेमस है। इसके अलावा एक माना जाता है रिसेंटली लद्दाख गोल्ड, जो सी बकथॉर्न भी कहा जाता है। सी बकथॉर्न जो है इट इज ऑल्सो नाइट्रोजन फिक्सिंग श्रब, जो कि जो ज्यादातर क्या होता है जंगली पौधों के साथ में ग्रो कर जाता है लॉन्ग सुरू एंड जांस्कर वैली। ये माना जाता है ये लद्दाख का गोल्ड है, क्योंकि इट इज अ न्यूट्रिशनल पावर हाउस। ये जो बेरीज होती है विटामिन सी, ए, ई, के, इन सब में बहुत रिच होती है। ये गोल्डन क्रॉप मानी जाती है ड्यू टू इट्स हाई एंटीऑक्सीडेंट, मेडिसिनल, न्यूट्रिशन वैल्यू, ठीक है। तो 2026 में लद्दाख ये कोशिश कर रहा है टू पोजीशन इटसेल्फ एज ए सी बकथॉर्न कैपिटल ऑफ इंडिया। मतलब मेजोरिटी 90% सी बकथॉर्न जो होता है, अगर आपसे पूछा जाए, तो वो लद्दाख में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेचुरल रिसोर्स वेल्थ। तो अब ये आपने पढ़ लिया, पानी के बारे में पढ़ लिया, रिवर के बारे में, ग्लेशियर के बारे में, पासेस के बारे में। अब हमारा नेचुरल रिसोर्स वेल्थ में कारगिल डिस्ट्रिक्ट पीछे नहीं है। कारगिल डिस्ट्रिक्ट में कुछ बहुत रिसेंटली जो है मिनरल्स जो है वो मिलते हैं, लेकिन दे आर अंडर एक्सप्लॉइटेड, क्योंकि ड्यू टू रीजन यहाँ पे इतनी जल्दी मिनरल्स की माइनिंग करना दैट इज नॉट पॉसिबल। बट ये माना जाता है यहाँ पे क्रोमाइट, जो कि स्टेनलेस स्टील और आर्मर प्लेट में, कॉपर, कुछ गोल्ड बियरिंग क्वार्ट्ज वेन, और इसके अलावा कुछ मिनरल जैसे अवोराइट, मैग्नेटाइट, ये सारे के सारे यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा इस डिस्ट्रिक्ट में ग्रेनाइट और लाइमस्टोन का भी बहुत ज्यादा रिजर्व है, बट स्टिल ये जो डिस्ट्रिक्ट है अंडर एक्सप्लोर्ड, यहाँ पे भी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। लाइमस्टोन तो आपको ध्यान होगा, अगर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट आपको ध्यान हो तो वहां पे मैंने बताया था लाइमस्टोन का एक बहुत फेमस फिनोमेना डिस्कस किया था, कास्ट टोपोग्राफी, जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में बहुत फेमस है। तो इसलिए अगर आप अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से आगे भी जाएंगे तो लाइमस्टोन यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा अगली जो है वो है सोलर एनर्जी पोटेंशियल। ड्यू टू हाई डायरेक्ट सनरेज, यहाँ पे सोलर एनर्जी को एक्सप्लॉइट करना और यूज करने के लिए बड़ी कोशिश की जा रही है, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट ऑफ क्लाइमेट की वजह से कारगिल जो है इट हैज एक्सीलेंट सोलर एनर्जी पोटेंशियल, करीब 23 गीगावाट, जिसमें से 2500 मेगावाट के प्रोजेक्ट जो है वो भी लॉन्च किए गए। तो कोशिश की जा रही है 23 गीगावाट के अराउंड एनर्जी जो है वो कारगिल डिस्ट्रिक्ट से जनरेट की जाए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्लाइमेट पे। तो कारगिल जो है जैसे मैंने बताया इट एक्सपीरियंसेस ए कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट। ये याद रखना, देखो बहुत ना आयरोनिक नाम लगते हैं, ठंडा भी और डेजर्ट भी। नॉर्मली हमने राजस्थान की डेजर्ट देखी जो कि सूखे से पड़ती है क्योंकि वहां पे पानी नहीं जाती, बट हमने देखा यहाँ पे तो पानी भी है, ठीक है, नदियां भी आ रही है। स्पाइट ऑफ दिस कारगिल हैज ए कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट, जो कि ट्रांस हिमालयन रीजन, जो लद्दाख या उसके आसपास के रीजन है, वहां का टिपिकल क्लाइमेट है। ये जो क्लाइमेट है कोल्ड डेजर्ट, ये कहां पे होता है? जहां पे हाई एल्टीट्यूड तो है, मतलब हाइट तो है, लेकिन रेन नहीं आती, बारिश नहीं आती है। इट इज अंडर द रेन शेडो इफेक्ट ऑफ ग्रेट हिमालय। तो जो रीजन ग्रेट हिमालय के रेन शेडो इफेक्ट में रहते हैं, जहां पे विंटर तो ठंडी होती है लेकिन आपकी बारिश नहीं आती, जिसकी वजह से आपका पानी नहीं पहुंच पाता, दे ऑल बिकम कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट। तो ये जो क्लाइमेट टाइप की अगर मैं बात करूं तो देखो कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट को कोपेन क्लासिफिकेशन में BWK बोला जाता है। BWK, BW मींस
एरिड, ठीक है, वेरी लो प्रेसिपिटेशन, एंड के इज फॉर कोल्ड विंटर। तो इसलिए इसमें जो है इट इज ए कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट। अब इसका एल्टीट्यूड नॉर्मली जो कारगिल का पूरा एरिया वो 2600 मीटर से लेकर 5000 मीटर तक सिचुएटेड है, जिसमें आपका एल्टीट्यूड हाई है तो ठंड तो पड़ती है, लेकिन ग्रेट हिमालयन रेंज जो है वो रेन शेडो इफेक्ट क्रिएट करती है। वो क्या होता है अभी समझाता हूं मैं, देखो आगे, देखो ये है रेन शेडो इफेक्ट। अगर आप देख रहे हो फिगर में, एक साइड कहलाती है विंडवर्ड साइड और ये कहलाती है लीवर्ड साइड। ये हमारी माउंटेन रेंज है, ठीक है, ये हमारा ग्रेट हिमालय मान लीजिए। तो जब आपकी इंडियन ओशन से मॉइस्चर लेडन विंड जो है वो यहाँ पे समर में चढ़ती है, तो होता क्या है, यहाँ पे देखो ये सारा मानसून होता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा रीजन जो होता है, कश्मीर वैली हो गया या साइड का जो रीजन हो गया, वो सारा का सारा जो है यहाँ पे खूब सारा बारिश आती है, खूब सारा फर्टाइल रीजन होता है। अब जब ये हिमालय से टकराता है तो हिमालय क्या करता है, इसे टकराने की वजह से जो मॉइस्चर होता है वो सारा का सारा यहीं पे छोड़ देता है धीरे धीरे, और हिमालय क्या करता है, वो खाली इससे यहाँ पे ड्राई एयर जो है वो भेजता है। इसलिए लद्दाख का रीजन जो है, जितना भी ये जो साइड का रीजन है जो लीवर्ड साइड में लाई करता है, लाहौल स्पीति का रीजन या लद्दाख का रीजन, इट बिकम्स आ क्या बन जाता है, ये आपके एक तरह से डेजर्ट रीजन बन जाता है। तो इट इज हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट। आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियर है। तो अगर आपको समझना चाहे तो देखो, मैंने बताया समर के टाइम पे जो साउथ वेस्ट मानसून होते हैं वो नॉर्थ इंडियन ओशन से नॉर्थ की साइड ट्रेवल करते हैं, उसमें खूब सारी हैवी मॉइस्चर विंड होती है, ठीक है, विंडवर्ड साइड में बारिश होती है। एक फिनोमेना होता है ओरोग्राफिक लिफ्ट। जैसे जैसे विंड जो है वो ग्रेट हिमालय को हिट करती है, तो क्या होता है, ग्रेट हिमालय को जब हिट करती है तो मॉइस्चर जो होता है, जब किसी चीज को आप टकरा रहे हो तो वो क्या होती है, राइज होती है, मॉइस्चर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है वहीं पे हिट करते करते, और वो हैवी स्नो की साइड में गिर जाता है। लीवर जब तक ये एयर जो है, अब सारा का सारा मॉइस्चर क्या वो टकराते टकराते यहीं पे, क्योंकि वो पास तो कर नहीं पाई, देखो टकराने की वजह से पास तो कर नहीं पाई, जब तक भारी है वो यहीं पे गिर गया सारा। अब जब ये धीरे धीरे लाइट एयर जब हो जाती है, जब हल्की हो जाती है, तो जब ये एयर इस माउंटेन पीक को क्रॉस करती है तब तक इसमें कुछ नहीं बचता, पूरी सूख चुकी होती है। तो खाली ठंडी हवा पहुंचती है लद्दाख और कारगिल में विदाउट एनी रेनफॉल, और क्योंकि ये जो ड्राई एयर है वो लद्दाख प्लेटू तक पहुंचती है, इसलिए क्या होता है, ये धीरे धीरे गर्म होते होते और सूखी हो जाती है, और यहाँ पे कोई भी रेन क्लाउड जो होते हैं वो नहीं बनते। इसकी वजह से ये जो रीजन होता है इट रिसीव मिनिमम रेनफॉल, बहुत कम रेनफॉल होती है, और एक्सट्रीम एरिडिटी, एयर जो होती है वहां पे बहुत सूखी हुई होती है, जो हाई एलिवेशन और इंटेंस सोलर रेडिएशन की वजह से और ज्यादा सूख जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे डेजर्ट रेनफॉल होते हैं। इसलिए बारिश जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वो ग्रीनरी, खाली रेनफॉल पानी बहने से ग्रीनरी नहीं आती है। और इसके अलावा पूरा का पूरा क्योंकि मानसून तो ब्लॉक हो गया, तब जितनी डिपेंडेंसी होती है डेट इज ऑन स्नो, तो लद्दाख जो होता है पूरा का पूरा अपनी जो सर्दी में वो बर्फबारी होती है उसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि ग्लेशियर्स में वो बर्फ इकट्ठी होती है, और वही जो ग्लेशियर मेल्ट होते हैं गर्मी में तो वाटर सप्लाई होती है। दैट इज व्हाई लद्दाख इज कैरेक्टराइज्ड ए कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट। आई होप आपको ये ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पे समझ में आ गया। ऐसे ही हम लोग हर एक लेक्चर में कुछ जो इंपॉर्टेंट फिनोमेना होते हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो सीजनल ओवरव्यू में आप देखो तो विंटर जो है वो नवंबर से मार्च होता है, मैंने आपको बताया था विंटर भी 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। ऐसे इसमें भी जो है द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट सीवियर सीजन होता है, टेम्परेचर -15 से लेके, और द्रास में तो एक बार -60 तक गया हुआ है, हैवी स्नोफॉल होती है। समर जून से सितंबर होता है, ये ट्रैवल एग्रीकल्चर के लिए सबसे फेवरेबल। आपको अगर जाना है तो आप जून से सितंबर के बीच में ही जाओ, यहाँ पे टेम्परेचर जो है दिन में 33 डिग्री सेल्सियस है और रात में ठंडी हवा चलती है। स्प्रिंग एंड ऑटम जो है वो बीच में आता है। स्प्रिंग एंड ऑटम वैसे तो बारिश ज्यादा होती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोटेक्टेड एरिया। तो कारगिल डिस्ट्रिक्ट जो है वो ट्रांस हिमालयन कोल्ड डेजर्ट इकोसिस्टम का पार्ट है, ठीक है, जो कि हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ, जो भी वाइल्ड लाइफ हाई एल्टीट्यूड को, ठंडे को पसंद करते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। तो नॉर्मली लद्दाख के जितने भी आपके प्रोमिनेंट जो नेशनल पार्क है वो आपके लेह डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। कारगिल डिस्ट्रिक्ट में बहुत लिमिटेड नोटिफाइड एरिया, जिसमें से एक है कांजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। कांजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ जो इंपॉर्टेंट एनिमल्स है वो ओरियल, एशियाटिक आइबेक्स, स्नो लियोपार्ड। इट इज अ हाई एल्टीट्यूड रीजन जो कि ट्रैकिंग और वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत फेमस है। तो कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि लद्दाख में आप कह सकते हो या हाई एल्टीट्यूड में पाई जाती है, खासकर अभी कारगिल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोमिनेंट है वो है स्नो लियोपार्ड। स्नो लियोपार्ड लद्दाख के माना जाता है। स्नो लियोपार्ड की हाईएस्ट पॉपुलेशन एज पर 2022 सेंसस या 23 सेंसस में क्यों हुआ है, जिसमें लद्दाख में हाईएस्ट पॉपुलेशन पाई गई अराउंड 477। IUCN स्टेटस इसका वनरेबल है, साइंटिफिक नेम इसका पैंथेरिन ओनिस है, एंड इट इज एपेक्स प्रेडेटर ऑफ हाई एल्टीट्यूड। इसके अलावा साइबेरियन आइबेक्स, नियर थ्रेटन्ड,
इसका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है। नेक्स्ट है भराल, जैसे ब्लू शिप भी कहा जाता है, ये स्नो लियोपर्ड का मेन प्रे है। इसका आईयूसीएन स्टेटस है लीस्ट कंसर्न, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। इसका साइंटिफिक नेम है सुडोस नायोर। नेक्स्ट है हिमालयन ब्राउन बियर, बियर तो सुना हुआ है पर हिमालयन ब्राउन बियर जो है इसका आईयूसीएन स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, ये जो है ये आपके शेड्यूल, इंडिया के भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन शेड्यूल में, शेड्यूल 1 में आते हैं। ये बहुत कम पाए जाते हैं लेकिन ज्यादातर पाए जाते हैं तो लद्दाख रीजन या आसपास के रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हिमालयन वुल्फ, जैसे तिब्बतियन वुल्फ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका लद्दाख उरियल, लद्दाख उरियल जो है ये इसका स्टेटस भी वनरेबल है। तो ज्यादातर आप देखोगे सारे एनिमल्स का स्टेटस वनरेबल है। याद रखना हिमालयन ब्राउन बियर का आईयूसीएन स्टेटस जो है दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जीआई टैग्स एंड ओडीओपी। तो लद्दाख रीजन में 4 जीआई टैग्स है करीब, और चारों के चारों जो है जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो है 4। जिसमें सबसे पहला आता है राक्से कार्पो एप्रिकॉट, जो मैंने आपको बताया एप्रिकॉट की एक वैरायटी है जो कि लद्दाख का पहला जीआई टैग है। ठीक है, ज्यादातर सुरू और इंडस वैली में ग्रो किया जाता है और इसका जो ये बहुत मीठे जूसी होते हैं। ठीक है, इसके ड्राई एप्रिकॉट और एप्रिकॉट ऑयल जो है बहुत फेमस है। नेक्स्ट है लद्दाख वुड कार्विंग, इसको लोकली शिंगोस कहा जाता है। देखो ये इस तरह से सुंदर वुड कार्विंग जो है वो की जाती है लोकल। ये जो कार्विंग है ये क्या कहते हैं, आपके विलो, वॉलनट, एप्रिकॉट वुड किसी में भी कर दी जाती है, और खासकर एक ट्रेडिशनल फोल्डिंग टेबल होती है जिन्हें चोकसे कहा जाता है, उधर की जाती है। नेक्स्ट है लद्दाख सी बकतौन, ये मैंने आपको बताया लद्दाख गोल्ड माना जाता है। कम से कम 90% जो है वो यहां से लद्दाख से ही आता है। इसमें कम से कम 20 टाइम्स मोर विटामिन सी होता है जन नींबू, जो हाई एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए इसको सुपर फूड भी माना जाता है। ठीक है, और लास्ट में आपका लद्दाख पाशमीना। देखो कश्मीर पाशमीना अलग है, लद्दाख पाशमीना जो है वो यहाँ पे एक लोकल गोट है चंगथाई गोट वुल, उससे प्रोड्यूस किया जाता है और इसके जो फाइबर क्वालिटी की वजह से पूरे के पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो ये 4 एप्रिकॉट, वुड कार्विंग, सी बकतौन और लद्दाख पाशमीना, दीज आर जीआई टैग। ओडीओपी की बात करें तो ओडीओपी आपका एप्रिकॉट है, एप्रिकॉट मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया है। तो एप्रिकॉट जो है इसे गवर्नमेंट प्रोमोट कर रही है एज एन ओडीओपी आल्सो फॉर ग्रोथ ऑफ लद्दाख। अब हम लोग चलते हैं इकोनॉमी ऑफ कारगिल डिस्ट्रिक्ट। तो इकोनॉमी में बात करें तो 90% जो इकोनॉमी ऑफ प्राइमरी एग्रीगन है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है मेन है, जो बार्ले, वीट, बकवीट, पीस हमने पढ़ा, वो सारी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। नेक्स्ट आपका प्रोमिनेंट है हॉर्टिकल्चर, एप्रिकॉट को जो है इट इज वेरी फेमस लाइवलीहुड वैरायटी जिसे एक्सपोर्ट भी किया जाता है, तो यह हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट उसके बाद सेकेंडरी आता है लाइवस्टॉक रियरिंग। ठीक है, कुछ लाइवस्टॉक एक्टिविटी जैसे कि शीप, गोट, याग्स, इन सबको पाल के पाशमीना वूल प्रोड्यूस करके उसको यूज करना, डेट इज लाइवस्टॉक रियरिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। और उसी से हैंडीक्राफ्ट जो है, जो मैंने ऊपर डिस्कस किए, जीआई टैग्स जो है, ये सारी की सारी चीजें इसको बनाती हैं इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो रिसेंटली टूरिज्म भी प्रमोट किया जा रहा है, कश्मीर लद्दाख, इधर टूरिज्म भी प्रमोट किया जा रहा है, लोग वहां पे जाते हैं। तो टूरिज्म सेक्टर जो है इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग पार्ट ऑफ इकोनॉमी। गवर्नमेंट एंड डिफेंस सर्विसेज एंड रिन्यूएबल एनर्जी, दिस इज सम ऑफ द रिसेंट इनिशिएटिव्स दैट हैव बीन टेकन टू डेवलप कारगिल फॉर इट्स इकोनॉमी। अब हम लोग चलते हैं कल्चर पे। अब देखो बात अगर कल्चर ऑफ कारगिल डिस्ट्रिक्ट करें तो कारगिल डिस्ट्रिक्ट का कल्चर भी उतना ही यूनिक है जितनी उसकी पोजीशन, जितनी उसकी इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए। क्योंकि कारगिल डिस्ट्रिक्ट जो है उसका कल्चर जो है एक ब्लेंड है। चाहे आप एक डार्डिक कम्युनिटी ले लो आर्यन की, या तिब्बतियन कल्चर की ले लो, पर्शियन इन्फ्लुएंसेस, सेंट्रल एशियन के इन्फ्लुएंसेस, या आपका सूफी ट्रेडिशन, इन सबका प्रॉपर ब्लेंड है। क्योंकि यहाँ पे रेगुलर एंशिएंट टाइम से इंटरेक्शन रही है सेंट्रल एशियन की भी, तिब्बतियन और इंडियन सिविलाइजेशन की। आज की डेट में भी जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट में बहुत तरह की डाइवर्स कम्युनिटीज, जैसे कि मान लो पुरिग्बा एक कम्युनिटी है, बाल्टी, डाड, ये 3 जो हैं दीज आर मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट, जो कि लैंग्वेज भी अलग अलग, जैसे पुर्गी, बाल्टी, शीना अलग अलग लैंग्वेजेस बोलती हैं। तो आप देख सकते हो कितना प्रॉपर ब्लेंड है, जैसे अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग कल्चर को रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसी चीज को समझते हैं। देखिए, तो अगर बात करें मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज, और इसी वजह से देखो ये जो चीज है, इसी वजह से यहाँ पे आपकी अलग से ऑटोनोमस काउंसिल है, जो कि एक तरह से इन विलेजेस के जो ट्राइबल एरियाज है और जो हमारी गवर्नमेंट है उसके बीच में कम्युनिकेशन लिंक बनाती है। क्योंकि ये जितने भी रीजन ऐसे हैं जहां पे डाइवर्स कम्युनिटीज रहती हैं, वहां पे इंडियन गवर्नमेंट ट्राई करती है टू मेक अ नॉर्मल काउंसिल, एक डिफरेंट काउंसिल, जो कि वहां के लोगों की प्रॉब्लम को समझ के इंडियन गवर्नमेंट को कम्युनिकेट कर सके और कोऑर्डिनेट कर सके। तो कारगिल जो है इट इज ए मल्टी एथनिक, जहां पे जो मेन, ये ज्यादातर जितने भी ग्रुप में डिस्कस करने जा रहा हूं शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर आते हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहला मेन ग्रुप है बाल्टी।
बाल्टी पीपल जो है वो जो आसका पास का रीजन है बाल्टिस्तान, जो कि अभी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के अंडर है, उसके जो लोग हैं वो यहाँ पे जो माइग्रेट होके आ चुके हैं, उनका सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है यहाँ पे। ये इनकी लैंग्वेज है बाल्टी, जो कि एक आर्किक ट्राइबल लैंग्वेज है, जो कि यही लोग बोल पाते हैं। और ज्यादातर जो रिलीजन है इनका वो सब शिया मुस्लिम्स है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुरगबा, जैसे प्यूरिक, प्यूरिक नाम तो पूरा था, तो पुरगबा जो है इट इज द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ कारगिल। कारगिल का पुराना नाम भी पूरे रहा है। इट इज इंडिजीनियस एथनिक ग्रुप, जो कि पुराने टाइम से, जो एंशिएंट टाइम से रहते हुए आ रहे हैं, वो एथनिक ग्रुप जो है वो है पुरगबा। और इसकी जो है ये दे स्पीक पुर्गी, जो कि एक तिब्बतियन लैंग्वेज है। इसके अलावा ब्रोकपास, ड्रोकपा, ठीक है, जैसे ड्रोकपा कहा जाता है, इसको हम लोग मिनारो या आर्यंस ऑफ लद्दाख कहते हैं, ठीक है। ये एक यूनिक पीपल है जिनकी जो कल्चरल और जेनेटिक आइसोलेशन है वो आज की डेट में भी मेंशन है। जैसे मैंने जब अंडमान एंड निकोबार डिस्ट्रिक्ट किया था, तब मैंने आपको बताया था वहां पे जो निकोबार में निकोबारी ट्राइब थे, ऐसे हर एक रीजन में कुछ ट्राइबल एरियाज ऐसे, ट्राइबल रीजन ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कल्चर जो और अपने आइसोलेशन को अभी भी मेंटेन किया हुआ है। और ये एक लैंग्वेज बोलते हैं, इंडो आर्यन लैंग्वेज, जिसका नाम है ब्रॉक्सट। इसके अलावा कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज और छोटी छोटी मिलती हैं, लेकिन तीन मेन जो है डेट इज बाल्टी, पुरिकपा और ब्रोकपास। कुछ अब बात करते हैं फेस्टिवल की। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट से फेस्टिवल रिलेट कर सकते हैं वो है ममानी फेस्टिवल, जैसे जो एथनिक फूड फेस्टिवल। तो ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट का फेस्टिवल है, जो कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट में ही स्पेसिफिकली कारगिल डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। यहाँ पे फैमिलीज जो है वो ट्रेडिशनल डिशेज बनाती है, थोपका, अलग अलग जो ट्रेडिशनल डिशेज है उनको बनाती हैं और वो आसपास गैदरिंग करके शेयर करती हैं। नेक्स्ट इज नवरूज, जिसे नवरोज भी कहा जाता है। ये जो है ये आपका पर्शियन न्यू ईयर है, ठीक है, और ये जो शिया मुस्लिम कम्युनिटी है कारगिल में वो सेलिब्रेट करती है। नेक्स्ट है ईद उल फितर, ईद उल अधा, ये तो पूरी इंडिया में ही सेलिब्रेट होता है। मुहर्रम, ये भी शिया मुस्लिम मेजोरिटी मेनली सेलिब्रेट करती है। इसके अलावा लोसार, लोसार जो है वो है तिब्बतियन न्यू ईयर, तो जो बुद्धिस्ट कम्युनिटीज है खासकर लद्दाख के जांस्कर वाले रीजन में वो सेलिब्रेट करती है लोसार। नेक्स्ट है आपका एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल, ये रिसेंटली जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है लद्दाख का वो ऑर्गेनाइज करता है टू प्रमोट एप्रिकॉट, ठीक है, जो कि ओडीओपीबीएस डिस्ट्रिक्ट का। कारगिल विजय दिवस, ये हमारा पूरा हिंदुस्तान मनाता है, 26 जुलाई को हर साल मनाता है फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ इंडियन सोल्जर, जो हमारे सोल्जर्स है जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिनको याद किया जाता है, उन्हीं को याद करने के लिए, उन्हीं के सम्मान में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है एवरी ईयर ऑन 26 जुलाई। इसके अलावा कुछ मोनेस्ट्री के फेस्टिवल, क्योंकि बुद्धिज्म है तो कुछ मोनेस्ट्री के फेस्टिवल जो कि खासकर जांस्कार रीजन में, उसमें एक है स्टोंगडे गुस्टूर, जो कि 2 दिन का फेस्टिवल होता है स्टोंगडे मोनेस्ट्री में। यहाँ पे बुद्धिस्ट जो होते हैं वो चामडास करते हैं। चामडास में पहले वाले कई डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्कस कर चुका हूं, जहां पे बुद्धिज्म कम्युनिटी ज्यादा है। इट इज अ मार्क्स डांस विच इज प्रोवाइड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क, जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क करते हैं, ठीक है। तो स्टोंगडे जो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशन ऑफ जांस्कर रीजन। नेक्स्ट आपका कारशा गुस्सोर, कारशा जो इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री ऑफ जांस्कर, ठीक है। लार्जेस्ट फेस्टिवल जो जांस्कर का होता है ये कारशा मोनेस्ट्री में होता है। अब हम लोग चलते हैं फोक डांस एंड म्यूजिक। तो जहां पे इतने सारे कल्चर का ब्लेंड है, वहां पे आपको अलग अलग फोक डांसेस मिलेंगे। इसमें सबसे फेमस डांस जो है, जिसे रॉयल डांस ऑफ लद्दाख बोला जाता है, वो है शोंडोल डांस। शोंडोल डांस जो है वो हिस्टोरिकली इसको रॉयल डांस ऑफ लद्दाख बोला जाता है। और वहां की जो वुमेन थी लद्दाख में, जो वुमेन थी, दे परफॉर्म इट इन द फ्रॉम आवर नोबल फैमिलीज, जो किंग ऑफ लद्दाख को ऑनर करने के लिए, ठीक है। ये जो डांस है इट इज द पार्ट ऑफ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये एज ए पार्ट ऑफ लार्जेस्ट लद्दाखी डांस परफॉर्मेंस, ठीक है। शोंडोल डांस याद रखिएगा, लद्दाख का वो डांस है जो कि गिनीज बुक में भी रिकॉर्डेड है। आज की डेट में वो वुमेन परफॉर्म करती है बाय वेयरिंग ट्रेडिशनल अटायर, और फेस्टिवल और कल्चरल इवेंट में परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है बाल्टी डांस, तो बाल्टी डांस बाल्टी कम्युनिटी करती है। नेक्स्ट है पुर्गी डांस, जो कि पुर्गी कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है। डॉडरे बोरका डांस, जो कि डॉडरे कम्युनिटी जो है वो सेलिब्रेट करती है। ये अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज के अलग अलग डांस है। चाम डांस जो है इट इज अ सेक्रेड मास डांस, जो कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में किया जाता है, स्पेशली जांस्कर जैसे रीजन। और जहां जहां पे आपको बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज मिलेंगी, खाली लद्दाख में नहीं, जिस जिस रीजन में, जो मैंने पहले भी जैसे डिस्कस किया है, असम में हो गया, मेघालय, जहां जहां पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री मिलेंगी वहां पे चाम डांस इज ए इंटीग्रल पार्ट परफॉर्म बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स। कुछ ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो कुछ ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो आप ध्यान रख सकते हो, एक का नाम है दमन, सुरना, दंगचन, द्रानियन। ये अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि लद्दाख को बिलोंग करते हैं। दे आर ट्रेडिशनली यूज्ड बाय देयर आर्टिस्ट।
ट्रेडिशनल फोक आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें तो सबसे फेमस आर्ट एंड क्राफ्ट जो कि जीआई टैग भी है वो है लद्दाखी वुड कार्विंग, जिसे शिंकोस भी कहा जाता है। दीज आर इंटीग्रेट कार्विंग, बड़ी सुंदर सुंदर कार्विंग की जाती है अखरोट के छिलके पे, एप्रिकॉट के वुड पे, ठीक है, बहुत सारे बुद्धिस्ट मोटिव्स बनाए जाते हैं। इसका सबसे फेमस आइटम जो कि आप घर भी ला सकते हैं वो है चोकसे। चोकसे जो है इट इज ए पोर्टेबल इंटीग्रेट टेबल, जो फोल्डिंग टेबल जो कि गेस्ट को खाना सर्व करने के लिए काम आती है। इसके अलावा पाशमीना वूल वीविंग मैंने बताया, ये वैसे तो कश्मीर का पाशमीना वूल बहुत फेमस है, लेकिन यहाँ के पाशमीना वूल जो है वो अलग है, क्योंकि यहाँ की जो वूल प्रोडक्ट है चांगथानी गोट वूल से बनता है वो, ठीक है, जो कि शॉल स्कार ये सब बनाने में यूज होता है। कारपेट वीविंग, थांगपा पेंटिंग, दीज आर सम ऑफ द फोक आर्ट्स व्हिच आर फेमस फॉर लद्दाख रीजन। अब हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट टाउन से विलेजेस के। तो अगर बात हो रही है कारगिल डिस्ट्रिक्ट की तो सबसे इंपॉर्टेंट टाउन भी होगा कारगिल टाउन। कारगिल डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर जो है ये आपका सुरू रिवर की बाउंड्री पे सिचुएटेड है और अराउंड 2500 मीटर सी लेवल पे, मतलब सी लेवल से ऊपर 2500 मीटर पे सिचुएटेड है। इट इज ए वेरी स्ट्रेटेजिक टाउन जो कि श्रीनगर ले हाईवे पे कनेक्टेड है। एक साइड पे श्रीनगर है, एक दूसरी साइड पे ले को एक तरह से कनेक्ट करता है, बीच में लाई करता है। जब भी आप श्रीनगर से होते हुए ले जाएंगे तो कारगिल जरूर पड़ेगा, ठीक है। ये जो है इट इज एन इंपॉर्टेंट ट्रेड एंड ट्रांजिट सेंटर, एक तरह से जो पुराने टाइम पे कश्मीर, लद्दाख, बल्तिस्तान और सेंट्रल एशिया इन सबको ये लिंक करता था। डेट वाई इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर आप कह सकते हो। आज की डेट में इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये लाइज अलोंग एलओसी, जिसकी वजह से ये इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 1999 के कारगिल वॉर में इससे बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तभी से ये वर्ल्ड वाइड फेमस भी हुआ इसका नाम। आज की डेट में कनेक्टिविटी की बात करें तो जैसे मैंने डिस्कस किया, जोजिला पास, फोटुला पास, नमिकाला पास, बहुत सारी पासेज है जो यहाँ पे इसे डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया से कनेक्ट करती है। कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट है एंड ज्यादातर जो प्रोमिनेंट रिलीजन यहाँ पे मिलेगा आपको कारगिल टाउन में वो है शिया इस्लाम, बाल्ती और लद्दाख का कल्चरल इन्फ्लुएंस। अब लोग चलते हैं अगले पे, जांस्कर। जांस्कर जो है वो कारगिल से ऊपर सिचुएटेड है अराउंड द हाइट ऑफ 3500 से 5000 तक की हाइट में। तो जांस्कर सब डिवीजन है कारगिल डिस्ट्रिक्ट की एट प्रेजेंट, लेकिन अगस्त 2024 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है दैट जांस्कर विल बी अपग्रेडेड टू ए सेपरेट डिस्ट्रिक्ट। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है पारदोम, जो कि लार्जेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है, पॉपुलेशन है, लार्जेस्ट सेटलमेंट है जांस्कर रीजन की। एल्टीट्यूड एलिवेशन की बात करूं, जैसे मैंने बताया हाई एल्टीट्यूड में सिचुएटेड है, तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रीजन्स ऑफ इंडिया। मेजर रिवर यहां से जांस्कर रिवर फ्लो करती है, मेनली वो लेह डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है और जांस्कर रिवर जो है वो भी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। डेमोग्राफी में बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेंगे ज्यादातर तिब्बतियन बुद्धिज्म, ठीक है, बुद्धिज्म रीजन यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। तो कारगिल में इस्लाम और यहाँ पे ट्रांजिशन हो जाता है बुद्धिज्म में, तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज मिलती है जांस्कारी, ज्यादातर विथ हिंदी एंड उर्दू। और यहाँ पे फेमस मोनेस्ट्री, लद्दाख रीजन की सबसे फेमस मोनेस्ट्री जो है वो जांस्कर रीजन में सिचुएटेड है। कारशा मोनेस्ट्री लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है, स्टोंगडे मोनेस्ट्री सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री, इसके अलावा फुंगटाल मोनेस्ट्री, बार्डर मोनेस्ट्री, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ जो मोनेस्ट्रीज है वो तिब्बत की यहाँ पे सिचुएटेड है। थर्ड हम लोग चलते हैं द्रास। तो द्रास जांस्कर की तरह ही एक और इंपॉर्टेंट रीजन है कारगिल डिस्ट्रिक्ट का। एट प्रेजेंट इट इज अ टाउन एंड तहसील इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट, लेकिन इसको भी 2024 में अनाउंस किया गया कि द्रास को भी एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा कारगिल का। इट इज नोन ऑल्सो नोन एज द गेटवे ऑफ लद्दाख, ठीक है, और सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस मानी जाती है वर्ल्ड में आफ्टर रशिया की ओयम का या टाउन से। -60 का भी टेम्परेचर यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। और देखो इसका रीजन ये नहीं है क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है, इसका रीजन है कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट। इसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो -20 से लेके उससे भी नीचे चला जाता है। 1991 में इसका टेम्परेचर -60 तक रोकेट वो किया गया है। तो यही ज्योग्राफिकल सेटिंग इसे खास बनाती है कि द्रास जो है इसके चारों तरफ क्या है, टावरिंग माउंटेन है, जिसकी वजह से क्या होता है जो गर्म हवा होती है वो कट ऑफ कर देते हैं। ये नेचुरल बैरियर की वजह से वो क्या करते हैं, ठंडी हवा को ट्रैप कर देते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर काफी महीने तक कम रहता है। तो ये मत सोचो कि ये हाइट में बहुत ऊपर है इसलिए है, इसका मेन रीजन है ज्योग्राफिकल सेटिंग, क्योंकि द्रास रीजन जो है वो चारों तरफ माउंटेन से सिचुएटेड है, ठीक है, एलओसी के पास में लाई करता है, ठीक है। और कारगिल वॉर सिग्निफिकेंस इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट। द्रास सेक्टर जो था इट वाज वन ऑफ द मेन बैटलफील्ड ड्यूरिंग कारगिल वॉर। फेमस पीक, यहाँ पे बहुत सारी फेमस पीक जो कि आज की डेट में बहुत लोगों को पता होनी चाहिए। टाइगर हिल, टोलोइंग, 0.5150, 0.4875, दीज आर फेमस पीक विच वर वेरी इंपॉर्टेंट इन कारगिल वॉर। और आज की डेट में यहाँ पे द्रास वॉर मेमोरियल, जिसे कारगिल वॉर मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है, वो यहाँ पे सिचुएटेड है और 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस पूरी इंडिया में मनाया जाता है।
नेक्स्ट है हुंडरमैन। देखो हुंडरमैन ना वैसे बहुत कोई इंपॉर्टेंट टाउन या वो नहीं है, लेकिन इसके एक हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक हिस्टोरिकली बॉर्डर विलेज है कारगिल डिस्ट्रिक्ट में। इसकी खासियत ये है कि देखो 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ, उसके बाद 1947-48 में जब पहला एक तरह से इन्फिल्ट्रेशन हुई थी पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से, या पाकिस्तानी जो हम लोग कहते हैं, उस टाइम पे हुंडरमैन जो था वो इट वेंट अंडर कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। 1971 तक हुंडरमैन जो था वो पाकिस्तान के कंट्रोल में रहा। इंडिया पाकिस्तान वॉर जब 1971 हुआ, उसके बाद एज पर ट्रीटी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने हुंडरमैन को वापस अपने कंट्रोल में लिया। इसलिए हुंडरमैन के में ये खासियत है कि वो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान का पार्ट था, लेकिन एक टाइम के बाद इट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। हुंडरमैन म्यूजियम यहाँ पे सिचुएटेड है, पुरानी सेटलमेंट में यहाँ पे म्यूजियम बनाया गया है, जहाँ पे जो पुराने लेटर आर्टिफैक्ट, क्योंकि कुछ फैमिली अब पाकिस्तान में रह गई, कुछ फैमिली इंडिया में रह गई है, इस वजह से ये जो एक तरह सा ये वो रीजन है जहाँ पे पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर में फैमिलीज जो है वो डिवाइडेड है। नेक्स्ट है सांकू। सांकू को गेटवे टू सूरी वैली या गुलमर्ग ऑफ कारगिल भी कहा जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल वैलीज ऑफ लद्दाख, और यहाँ पे कारपोखार श्राइन और मैत्री बुद्धा जो है रॉक कार्विंग वो सिचुएटेड है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ कारगिल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइलाइट्स। तो देखो हाइलाइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना है, एक है मुलबेक मोनेस्ट्री और दूसरा है मैत्री बुद्धा रॉक कार्विंग। तो पहले बात करते हैं मुलबेक मोनेस्ट्री की। तो मुलबेक मोनेस्ट्री जो है वो मुलबेक विलेज जो है श्रीनगर ले हाईवे में वहां पर सिचुएटेड है। इट इज एन इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो कि बनाई गई थी ड्रुपका सेक्ट ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म के लिए। तो तिब्बतियन बुद्धिज्म का जो ड्रुपका सेट है उससे एसोसिएटेड है, 3300 मीटर सी लेवल के ऊपर लाई करती है। और यहाँ पे सबसे फेमस है एक मैत्री बुद्धा रॉक कार्विंग, मुलबेक चांबा जैसे कहा जाता है। देखो आप देख रहे होंगे ये पत्थर के ऊपर जो बुद्धा बने हुए हैं, मैत्री बुद्धा होते हैं, फ्यूचर बुद्धा, जो फ्यूचर बुद्धा होते हैं उनको मैत्री बुद्धा कहा जाता है। इसको एक वर्टिकल रॉक में कार्व किया गया, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट रॉक कार्विंग लद्दाख की 9 मीटर की रॉक कार्विंग है। और यहाँ पे गंधारा कुशन जो इन्फ्लुएंस है, जो आपका तिब्बतो बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस जो है वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो इट इज रिलेटेड टू गांधाराड, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसके अलावा मैत्री बुद्धा रॉक कार्विंग, मैत्री बुद्धा रॉक कार्विंग क्या है, ये आपकी ये इसे कहा जाता है बामयान बुद्धा ऑफ लद्दाख। ये नाम याद रखिएगा, मैत्री बुद्धा रॉक कार्विंग कम्स अंडर बामयान बुद्धा ऑफ लद्दाख। और बामयान बुद्धा ऑफ लद्दाख तीन जो है रॉक कार्विंग दे आर वेरी फेमस इन लद्दाख, ठीक है। एक मैं डिस्कस कर चुका हूं जिसका नाम है मुलबेक चांबा, दूसरा है कारसेखार चांबा और तीसरा अपाती चांबा। ये तीनों आपकी जो है ये इसी तरह से बुद्धा की कार्विंग है और ना रॉक मैत्री बुद्धा की कार्विंग है, बस इनकी जो हाइट है और जो फीचर्स है वो थोड़े अलग अलग है। जैसे ये 4 आम के बुद्ध है मुलबेक का चांबा में, 2 आम के यहाँ पे, और ये अपाती चांबा 2 आम के। ये जो है इसमें हाईवी कश्मीरी वो है, गांधा इन्फ्लुएंस है, और ये सिंपल ऑस्टर रिलीफ है। इसके अलावा कुछ और प्लेसेस जो है, शांगोला केव मोनेस्ट्री, मुंशी अजीज भट्ट म्यूजियम, ठीक है, और चिंतन फोर्ट, ये सारे के सारे जो है दीज आर अदर टूरिस्ट प्लेसेस दैट कैन बी विजिटेड, बट दे आर वेरी नॉट वेरी प्रोमिनेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी। तो देखो ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले रोड की बात करते हैं। कारगिल जो है वो श्रीनगर ले हाईवे पे सिचुएटेड है, इसलिए श्रीनगर और ले का बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। कारगिल जो है इसमें ये श्रीनगर ले हाईवे जो है वो श्रीनगर, द्रास, कारगिल, ले, ये 4 जगहों को कनेक्ट करता है। तो एक तरह से मान सकते हो श्रीनगर से आप पहुंचे द्रास, द्रास से कारगिल, कारगिल से आप पहुंचोगे ले। इसके अलावा कुछ हाई एल्टीट्यूड पासेज जैसे जोजिला, नमिकाला एंड फोटोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोड ज्यादातर यहाँ पे बॉर्डर BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये मेंटेन करता है। और जोजिला पास जो है जिसपे जब अगर हैवी रेनफॉल हो जाती है तो कनेक्टिविटी विंटर में बहुत अफेक्ट होती है। अब बात करते हैं रेलवेज की। तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट रेलवे लाइन नहीं है जो कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट से जा रही है। सबसे पास में नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जम्मू तावी या उधमपुर। ये प्रपोज बिलासपुर मनाली ले रेलवे लाइन है जो कि एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव फ्यूचर कनेक्टिविटी टू लद्दाख। चलिए जी अब आते हैं एयरपोर्ट पे। तो एयर में आपका कारगिल एयरपोर्ट कोई नहीं एग्जिस्ट करता भी है तो मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाता है। जो रेगुलर सिविलियन फ्लाइट्स हैं वो एक पास का एयरपोर्ट है लेह में, कशुक बुखाला रिम्पोची एयरपोर्ट लेह में है जो कि प्राइमरी एयर गेटवे है लद्दाख के लिए। लास्ट में जोजिला टनल को डिस्कस कर लेते हैं। जोजिला टनल जो है इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन हिमालयन टनल जो कि सोनमर्ग इन गांडरबल डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगी जम्मू एंड कश्मीर के द्रास इन कारगिल सेक्टर, विच विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू कारगिल रीजन फ्रॉम कश्मीर रीजन। तो जोजिला टनल जो है वो जोजिला पास के पास है एंड
इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की। तो देखो सबसे पहली स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अगर आपसे पूछा जाए कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, तो सबसे पहले आप बोलोगे इट इज नियर लाइन ऑफ कंट्रोल। तो पहली होगी इट इज नियर लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बॉर्डर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है इट इज ए गेटवे टू सियाचिन ग्लेशियर। जो कारगिल है वो एक तरह का लॉजिस्टिकल बेस सर्व करता है सियाचिन ग्लेशियर की तरफ, जो कि हाईएस्ट वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। तो जितनी भी ट्रूप्स एंड सप्लाई भेजी जाती है वो यहां से थ्रू भेजी जाती हैं। इसके अलावा आपका जो भी हाई एल्टीट्यूड की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी हाई माउंटेन पासेस होती है, एक ये इंपॉर्टेंस है। लद्दाख का गेटवे है और मिलिट्री प्रेजेंस। तो ये कुछ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है जिसे आप अपने किसी भी मेन आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चैलेंजेस ऑफ कारगिल डिस्ट्रिक्ट। देखो सबसे बड़ा चैलेंज ऐसे जितने भी हिमालयन रीजन होते हैं उसमें आता है हार्श क्लाइमेट का। और यहाँ पे तो क्योंकि कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट है, तो जो कोल्ड विंटर होती है जिसमें टेम्परेचर -20 तक चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बड़ी लिमिटेड हो जाती हैं। खाली समर सीजन का एक पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट होता है जब आप इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हो। रेसिडेंट और ट्रेवलर्स जो यहाँ पे ट्रेवल करते हैं उनको भी क्रोनिक इश्यूज, जैसे कि मान लीजिए कई बार कहते हैं कि लो ऑक्सीजन, इसके अलावा कई क्रोनिक इश्यूज जो है वो यहाँ पे हो जाते हैं। थिन ऑक्सीजन लेवल जो होता है दैट इज आल्सो ए चैलेंज फॉर एनीवन विद अ ब्रीथिंग प्रॉब्लम टू ट्रेवल टू दिस डिस्ट्रिक्ट। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, कई बार जब हाई माउंटेन रेंजेस और डिफिकल्ट टेरेन की वजह से, अब तो बहुत ईजमेंट हो गई है, लेकिन पहले के टाइम पे जब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था, जब भी आप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रही थी, कई बार क्या होता था कि जो हाई पासेस होती थी बर्फबारी के टाइम पे यहाँ पे पहुंचना जो है वो मुश्किल हो जाता था, खासकर महीने लग जाते थे क्लियर करने में विंटर मंथ्स में, जोजिला पास जब बंद हो जाती थी। इसके अलावा कुछ एग्रीकल्चर चैलेंजेस की बात करते हैं। देखो जो इनका समर सीजन होता है वो 4 से महीने का बड़ा छोटा समर सीजन होता है जिसमें आप पूरे साल के लिए हार्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। विंटर अगर बहुत लंबी हो जाती है और स्प्रिंग अगर बहुत सूखा हो जाता है तो जो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर आउटपुट होता है पूरे साल का वो एकदम से लिस्ट पे आ जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि ठंडे, क्योंकि लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी भी नहीं है, प्रोसेसिंग यूनिट भी नहीं है, रिमोट विलेजेस से दूर दूर तक पहुंचाना होता है, तो अगर बर्फबारी जल्दी हो गई या मान लीजिए कुछ रास्ते बंद हो गए तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के बहुत प्रोमिनेंट चांसेस हैं, जिसमें एप्रिकॉट एप्पल के हार्वेस्ट जो है वो चैलेंजेस फेस करते हैं। इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी, ये तो आप जानते ही हैं, इट इज ए हाईली इन्फिल्ट्रेशन प्रोन एरिया। नेचुरल हैजार्ड, लैंडस्लाइड, एवलांचे, फ्लैश फ्लड, ये भी बड़ा कॉमन है। और एक कुछ जो आप कह सकते हो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि जितनी डेवलपमेंट, ये हर जगह का प्रॉब्लम है, जितनी डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है तो वहां पे जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है दे कम इनटू रेसिडेंशियल एरिया, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस रीजन के लिए भी। नेक्स्ट बात करते हैं रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो कुछ जो रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव है उसमें सबसे पहले जोजिला टनल प्रोजेक्ट, जो मैं डिस्कस कर चुका हूं, 14 किलोमीटर लंबी टनल है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन, गवर्नमेंट यहाँ पर ट्राई कर रही है सोलर एनर्जी के प्रोस्पेक्ट को डेवलप करने के लिए। इसके अलावा कुछ लोकल प्रोग्राम जैसे खिदमत-ए-अवाम, ये मार्च 2026 में लॉन्च किया गया है बाय चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर टू ब्रिज गैप बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पब्लिक, ठीक है। पढ़ेगा कारगिल बढ़ेगा कारगिल, ये आपका स्कूल एजुकेशन के स्टैंडर्ड बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है, जिसको कि पता होना चाहिए, विच इज लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल में। तो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है इट इज एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्टर करता है, ठीक है। ये जो काउंसिल है ये क्रिएट किया गया बेसिकली वहां के लोग जो है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है और जो गवर्नमेंट है उसके बीच में गैप को ब्रिज करने के लिए। अब एक ध्यान रखना, देखो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक 6 शेड्यूल है ऑटोनोमस काउंसिल का, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो 6 शेड्यूल है, ठीक है, जो LAHDC है ये स्टेट लॉ से बनाया गया, इट इज नॉट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन 6 शेड्यूल। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है टू क्रिएट ऑटोनोमस काउंसिल, लेकिन लद्दाख की जो ऑटोनोमस काउंसिल है दैट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड अंडर स्टेट लॉ। तो अब लद्दाख ऑटोनोमस की काउंसिल की कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो ये जो एस्टेब्लिश है, पहले एक काउंसिल थी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि 1997 के बाद एस्टेब्लिश हुई थी। 2003 में कारगिल के लिए एक अलग ऑटोनोमस काउंसिल एस्टेब्लिश की गई है। इसका मेन पर्पस मैंने आपको बता दिया, लोकल सेल्फ गवर्नेंस और डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये आपकी एक तरह की लोकल बॉडी है, ठीक है, जिसमें पूरा का पूरा कारगिल डिस्ट्रिक्ट जो है वो आता है। इस काउंसिल में 30 मेंबर होते हैं, जिसमें 26 जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। 4 जो होते हैं वो जो लद्दाख के LG है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो नॉमिनेट करते हैं। टोटल 30 मेंबर है, 26 + 4, 5 साल का टर्न्योर होता है। और इसको हेड जो होता है सब लोग कहते हैं चेयरमैन या चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर। जो चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर होता है उसके अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसलर होते हैं जो इसको हेड करते हैं।
ठीक है। तो की फंक्शन की बात करें तो विलेज के साथ कोऑर्डिनेशन करना, ब्लॉक हेडक्वार्टर तक उनकी बातों को पहुंचाना, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन करना, कोई भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसका, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हेल्थ, एजुकेशन, लोकल कल्चर ट्रेडिशन को प्रमोट करना, ये सारे की फंक्शन होते हैं। तो एक तरह से ये रूट लेवल पे आपका कम्युनिकेट करता है गवर्नमेंट की स्कीम टू विलेजेस। इसके अलावा एक और चीज जो जरूरी है, कारगिल जो आपका लद्दाख है उसमें 2 ऑटोनोमस काउंसिल है। एक आपका जैसे कारगिल हो गया, सिमिलरली एक लेह में भी है जो कि 1995 में एस्टेब्लिश हुई है। अब अगर मैंने आपको जो बताया, अगर मैं कंपैरिजन करूं लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का 6 शेड्यूल के साथ, तो देखो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन ये जो बॉडी होती है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है अंडर 6 शेड्यूल। ठीक है। इसको एस्टेब्लिश किया गया अंडर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट, जो कि वहां के लोकल लेजिस्लेचर ने पास किया, लेकिन इसको आर्टिकल 244 और 275 के बेसिस पे एस्टेब्लिश किया जाता है। ये जो होता है ये डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है, ठीक है, रिमोट हिल डिस्ट्रिक्ट के, लेकिन ये जो है ये पूरी ट्राइबल ऑटोनॉमी, कल्चर, कस्टमरी गवर्नेंस, ट्राइबल एरियाज को पूरा का पूरा गवर्न करती है, यानी कि इसमें पावर जो होती है वो ज्यादा होती है। ये आपकी लद्दाख के अंदर है, लेकिन ये 4 स्टेट असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इसमें एस्टेब्लिश की गई है फॉर स्पेसिफिक रीजन, जो कि जब मैं वहां के डिस्ट्रिक्ट डिस्कस करूंगा तब डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसमें 2 काउंसिल आती हैं, एक लेह में, एक कारगिल में। टोटल पूरे इंडिया में 4 स्टेट के अक्रॉस 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अभी एट प्रेजेंट क्रिएटेड है। ये ज्यादातर मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव और डेवलपमेंट पर्पस के लिए की जाती है, लेकिन ये जो काउंसिल होती है केवल लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, सारी पावर होती है, मतलब वाइड नंबर ऑफ पावर्स होती है। ये पूरे के पूरे लॉज बना सकते हैं लैंड, फॉरेस्ट पे, ठीक है। ये खाली लोकल डेवलपमेंट दे सकती है, ये वाली जो काउंसिल है ये लोकल डेवलपमेंट दे सकती है, ये कोई लॉज नहीं बना सकती जैसे कि लैंड पे। लेकिन अब डिमांड आ रही है कि इनको भी पावर दी जाए टू मेक लॉज रिलेटेड टू लैंड इन दीज ट्राइबल एरियाज, ठीक है। इसके अलावा यहां पे कोई टैक्सेशन पावर नहीं होती, बहुत लिमिटेड टैक्सेशन अथॉरिटी होती है। ये लेवाई भी कर सकती है एंड टैक्सेस भी कलेक्ट कर सकती है, विलेज कोड भी एस्टेब्लिश कर सकती है। इसमें 30 मेंबर होते हैं, 26+4, सेम यहां पे भी 30 मेंबर होते हैं, 26+4, हेडेड बाय चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर, चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर। इसका हेड जो होता है वो एलजी ऑफ लद्दाख है, इसका गवर्नर जो कंसर्न स्टेट का होता है वो हेड होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके डिफरेंसेस है जो कि आपको पता होने चाहिए फ्रॉम पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हमारा पूरा का पूरा था कारगिल डिस्ट्रिक्ट, विच वाज अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है। इतने डिटेल में मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कारगिल डिस्ट्रिक्ट को आज तक यूट्यूब या कहीं पे भी किसी भी नोट्स में आपको नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट मेक अस स्पेशल। ये पूरा रिसर्च बैक प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने एक एक डिस्ट्रिक्ट को प्रॉपरली रिसर्च करके एक जगह पे डाला हुआ है। अगर आपको ये चीजें पसंद आई, एक बार क्विक रिवीजन और देख लेते हैं। तो आपका अगर क्विक रिवीजन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, कारगिल टाउन, इसको पुराने में प्यूरिक कहते थे, वेस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख में सिचुएटेड है। लेह, कश्मीर वैली, बल्तिस्तान और जांस्कर 4 जगहों को ये बॉर्डर करता है। इंडस रिवर, सूरू रिवर, द्रास रिवर, जांस्कर रिवर ये मेजर रिवर है। क्लाइमेट कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट है। सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस द्रास जो है वो यहाँ पे लाई करता है। इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो है जोजिला, नमिकला, फोटुला, पेंसिला, सूरू वैली, द्रास वैली, जांस्कर वैली इंपॉर्टेंट वैलीज है। 2 पास है पीक जिनके नाम याद रखने, नुन एंड कुन। मेजर टाउन कारगिल, द्रास, जिसमें से द्रास और जांस्कर को नई डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया गया है। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। ओडीओपी प्रोडक्ट है एप्रिकॉट। जीआई टैग्स में 4 जीआई टैग्स हैं। ये एप्रिकॉट की वैरायटी है। लद्दाख वुड कार्विंग, सी बकतौन, लद्दाख पाशमीना। ट्राइबल कम्युनिटी में मैंने बताया बाल्ती, पुरिकपा, दार जो है वो मेन है, इसके अलावा चांगपा भी मिलती है। फेमस मोनेस्ट्रीज जांस्कर रीजन में लाई करती हैं। हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट की बात करें तो सबसे हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है मुलबेक मैत्रे बुद्धा रॉक कार्विंग। इंपॉर्टेंट फोर्ट है चिकतन फोर्ट। मेजर फेस्टिवल में नोवरोज, मोहर्रम, ईद उल फितर, लोफार। फोक कल्चर में शोंडुल डांस जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बाल्टी डांस, चाम डांस, ये सारे हैं। टूरिस्ट सेक्शन में कारगिल वॉर मेमोरियल बना हुआ है, ठीक है, जो ड्रास में मैंने डिस्कस किया। सूरू वैली, नुनकुन पीक, तो एक तरह से नेचुरल ब्यूटी बहुत ज्यादा है। ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी में श्रीनगर लेह हाईवे मेन है। मेजर मिलिट्री सेक्टर जो है यहाँ पे ड्रास, बाल्टिक, मुशोक वैली ये मेजर मिलिट्री सेंटर है और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है। तो दिस इज ऑल अबाउट कारगिल डिस्ट्रिक्ट। पूरा करीब 1 घंटे का लेक्चर में हमने कारगिल डिस्ट्रिक्ट को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है। किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, ये लेक्चर पूरा का पूरा आपके लिए गोल्ड माइन है। पूरा का पूरा लेक्चर ध्यान से देखिए, इससे आपको हर एक चीज की नॉलेज मिलेगी जो कि कारगिल के लिए इंपॉर्टेंट है।
जो कि आपको एग्जाम प्रिपरेशन में एज दे सकती है। इसके अलावा अगर आप इंडिया में इंटरेस्टेड है, कोई रिसर्चर है, तो भी आपके लिए लेक्चर पूरा डिटेल में, हमारा मेन पर्पस है पूरी की पूरी रिसर्च करके पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट की नॉलेज एक साथ देना। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट की नॉलेज इसी तरह से मिल सके। ये थी हमारी डिस्ट्रिक्ट नंबर 34। नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे डिस्ट्रिक्ट नंबर 35, विच विल बी वेरी इंटरेस्टिंग डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट पूरी एक यूनियन टेरिटरी है, विच इज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक और इंडिया के इंटीग्रल पार्ट है, जिसे हम लोग नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट नंबर 35 में कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर।